हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल मैट्रिक एम क्लास 10 में। तो आज हम लोग बात करेंगे साइंस यानी विज्ञान के ऑफिशियल मॉडल सेट 2024 के बारे में। बिहार बोर्ड द्वारा निकाला हुआ ये ऑफिशियल मॉडल सेट है, ठीक है, बिहार बोर्ड द्वारा निकाला हुआ। समझ में आ रहा है? चलिए, तो यहाँ पे कुछ बात करते हैं कि कुल प्रश्नों की संख्या कितनी है। कुल प्रश्नों की संख्या अगर देखा जाए तो 110 है। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से कि 110 में से आपको ये जो 40, यहाँ पे देखो 80 प्रश्न जो है वो वस्तुनिष्ठ है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 40 प्रश्न आपको बनाने हैं। प्रत्येक सही प्रश्न पे आपको 1 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से 24 गो आपका लघुत्तरीय प्रश्न है, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 12 प्रश्न बनाने हैं। प्रत्येक सब्जेक्ट से, यानी जीव विज्ञान से, रसायन शास्त्र से, भौतिकी से 4-4 प्रश्न बनाने हैं, यानी 4 तिये 12 हुआ, ठीक है। प्रत्येक सही क्वेश्चन पे, प्रत्येक सही प्रश्न पे आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर बात कर ले तो ये 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिया हुआ है, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको 3 प्रश्न बनाने हैं, यानी भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान से एक एक प्रश्न बनाने होते हैं, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं आया? चलिए ठीक है। इसका थोड़ा नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा अलग है, तो मैं आपको उसी समय बता दूंगा। आगे चलते हैं हम लोग, और क्वेश्चन नंबर 1 में अपना टमटम को आगे बढ़ाते हुए, और ध्यान से देखिएगा, इसमें कुछ एक्स्ट्रा बात भी मैं बताते चलूंगा। ये नहीं कि बस टिक मारते चले। इससे क्या होगा कि आपको अगर दूसरा भी चीज का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बना पाइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में, यानी प्रश्न संख्या 1 में लिखा हुआ है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। देखो ध्यान से, कोई भी गोलीय दर्पण होगा तो मान लीजिए मैं आपको एक अवतल दर्पण गोलीय दर्पण के रूप में लेके बताता हूँ। ये अवतल दर्पण जो है, इसका ऐसे करके होता है ना। जैसे नारियल को अगर तुम तोड़ते हो, नारियल नहीं होता, नारियल का खपड़िया तोड़िएगा तो इस तरह से आएगा ना। हाँ, आएगा। यहाँ पे ये जो सीधा सीधा खींचा गया है, ये क्या है? प्रधान अक्ष है। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये प्रधान अक्ष है, मुख्य अक्ष है। अब यहाँ पे तुमको क्या बोला गया? तो ये बोला गया कि इसका जो व्यास होगा, तो व्यास ऐसे हो सकता है। ये लाइन जो मैं खींच रहा हूँ, ये व्यास हो सकता है। तो ये जो व्यास होगा, ये जो गोलाकार चीज बन रहा है, उसका जो व्यास होगा, ये व्यास क्या है? तो ये व्यास ना गोलीय दर्पण का द्वारक है, ठीक है। ये क्या है? द्वारक है। समझिएगा ध्यान से। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा, गोलीय दर्पण का द्वारक। गोलीय दर्पण का द्वारक। आगे चलिए देखिए, यहाँ पे आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, यानी प्रश्न संख्या 2 में क्या बोला जा रहा है। ध्यान से देखिएगा कि निम्न में से किस दर्पण के फोकस दूरी धनात्मक होती है। देखो, निम्न में से किस दर्पण, अगर आप देखें तो दर्पण यहाँ पे 2 प्रकार का होता है, ठीक है। दर्पण जो होता है 2 प्रकार का होता है, एक समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूं गोलीय दर्पण, ठीक है, और यहाँ पे समतल दर्पण। समतल दर्पण जो है, आप अपने घर में देखते होंगे, आईना जो होता है ना, ये समतल दर्पण होता है। इधर से आप चेहरा देखते हैं, इधर आप खड़े होते हैं, इधर से चेहरा देखते हैं, ठीक है। परावर्तक सत्ता इधर ही हुआ। गोलीय दर्पण जो होता है 2 प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है आपका अवतल दर्पण, और दूसरा होता है उत्तल दर्पण, उठल दर्पण। अब अवतल दर्पण कैसा होता है? ऐसा होता है, इसके पीछे, ठीक है, पिछोरा में रंगा हुआ रहता है। अब धसे हुए की तरफ चेहरा देखते हैं, मतलब आप इधर होते हैं, ठीक है। उठल दर्पण, उठल की तरफ आप चेहरा देखते हैं। किधर देखते हैं? उठल की तरफ चेहरा देखते हैं, तो आप इधर होते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब देखो, अगर आप देखेंगे यहाँ पे, आप अगर यहाँ पे देखते हैं तो बोल रहा है कि निम्न में से किस दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो देखो, मैं बता देता हूं, यहाँ पे ऐसे लाइन खींचे, ये होता है प्रधान अक्ष, ठीक है। ये क्या है? प्रधान अक्ष है। प्रधान अक्ष, अगर वस्तु इधर रखा हुआ है तो इधर से ऐसे जाएगा तो आपतित किरण ये हुआ। इसका मतलब कि ये जो ध्रुव है, ठीक है, ये जो ध्रुव है P, इससे आगे धनात्मक होगा और इससे पीछे ऋणात्मक होगा। अब जब इधर जा रहा है आपतित किरण की तरफ, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, इसका गोलाई किधर बनेगा? इधर बनेगा ना। यानी इसका फोकस जो होगा पीछे होगा, इसका फोकस जो होगा किधर होगा?
पीछे होगा तो फोकस लगभग में यहाँ पे, तब फोकस दूरी ऋणात्मक होगा। तो आपको मैं बता दूं, अवतल दर्पण का फोकस दूरी होता है ऋणात्मक। ठीक है, तो इसका देखो, अब इसका बात कर लेते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ से एक लाइन खींच दी है। ठीक है, यहाँ से एक लाइन खींच दी है। ये कौन सा लाइन है? ये मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहलाता है। तो ये मुख्य अक्ष है। ठीक है, अब वस्तु जब इधर रखा हुआ था, इधर से ही जाएगा ना आपतित किरण। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये ध्रुव, ध्रुव से आगे धनात्मक यानी प्लस, और ध्रुव से पीछे ऋणात्मक। अगर आप इसको गोल करते हैं गोल करते हैं, तो जिधर गोलाई बनेगा ना, उधर ही आपका फोकस दूरी होगा। तो यहाँ पे फोकस है, तो जाहिर सी बात है, जब उधर फोकस है तो फोकस दूरी भी उधर ही होगा। तो यहाँ से पोल से यानी ध्रुव से फोकस की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। और ये जो फोकस दूरी है, ये जो फोकस दूरी है, यहाँ पे किसके तरफ है? प्लस के तरफ है, यानी धनात्मक होगा। यानी क्या होगा? धनात्मक होगा। तो देख लीजिए, उत्थल दर्पण का फोकस दूरी याद करने के लिए भी याद कर सकते हैं कि उत्थल दर्पण का जो फोकस दूरी होगा वो आपका क्या होगा? धनात्मक होगा। क्लियर है ये बात? चले आगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि बोला जा रहा है किस वर्ण यानी रंग, वर्ण का मतलब होता है रंग। ठीक है, किस वर्ण यानी रंग, किस वर्ण यानी रंग का तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य का मतलब जितना ज्यादा, देखो जो ज्यादा स्पीड में चलता है उसका तरंग दैर्ध्य बहुत ज्यादा होता है। तरंग दैर्ध्य मतलब बोलते हैं तरंग दौड़, तुम दौड़, तुम दौड़, तरंग तुम दौड़, दैर्ध्य मतलब दौड़। तो जिसका ज्यादा होगा मतलब तुम ज्यादा दौड़ोगे, तो ज्यादा स्पीड में, मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो ठीक है। आप लोग को एक चीज याद होगा कि कोई शादी ब्याह में देखते हो एकदम लाल लाल सब आ, जोरा पहनती है लड़की सब, है ना, पूरा लिपस्टिक भी लाल लाल लगा लेती है। एक्चुअली वो खतरा का निशानी होता है। बट खतरा का निशानी क्यों बताया जाता है? क्योंकि वो चीज ना आपकी आंख में बहुत स्पीड में आता है। ठीक है ना, देखते हो पूरा भवकते रहता है। चाहे तुम देखो एयरपोर्ट पे भी अगर लाल रंग दिखाया जाता है, लाल रंग को सायरन बनाता है सब कि ये खतरा का निशानी है। तो लाल रंग को ही क्यों बनाता है? क्योंकि वो रंग तुमको सबसे पहले तुम्हारी आंखों तक पहुंचता है, मतलब वो स्पीड चलता होगा, उसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा होता होगा। उसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है? ज्यादा होता है, तो ज्यादा स्पीड में चलता है, ज्यादा होता है इसलिए ज्यादा स्पीड में चलता है। ठीक है, सोच लो, तुम लोग का भी जब शादी होगा तो उसमें लाल जोरा पहन के आएगी, खतरा का निशानी। लड़का सब भी खचरा होता है, बोलता है आ जाओ, हम खतरों का खिलाड़ी है, छोड़ता नहीं है, ब्याह करने से भागेगा थोड़ी। तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, क्लियर है? एक बात, आगे चले। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर हम बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर पड़ता है। ठीक है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर पड़ता है, अगर ये बात करना है तो ध्यान से देखिएगा। मैं आपको ना आंख का एक संरचना बना के बताता हूँ, थोड़ा सा अजीब बनेगा क्योंकि मैं उतना अच्छा नहीं बना पाऊंगा। देखो ये आंख आगे की तरफ का है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इस पे ऐसे करके दोहरा परत रहता है। ठीक है, दोहरा परत है, ये आंख का गोला बनाया गया अंदर का, आंख का गोला रहता है। ठीक है, यहां से ऊपर, यहां से ऊपर जिसको मैं अभी कलर कर रहा हूं एक तरह से, यहाँ पे अपारदर्शी होते हैं, मतलब दिखाई नहीं देता आर पार। लेकिन यहाँ, यहां से यहाँ तक के बीच में आपको पारदर्शी दिखाई देता है। ये आगे का, फ्रंट का है, समझे? ये आगे का भाग है, और ये पीछे का जो आपके आंख में मतलब अंदर में रहता है। चलो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा कुछ बता दूं कि मान लीजिए दूसरा टाइप का भी क्वेश्चन आए तो आप बना पाए। ठीक है, इस तरह का ये होता है, और यहाँ पे इस तरह का ये होता है, ऐसे करके। बात समझ में आया? चलिए देखिए, यहाँ पे मैं एक नेत्र लेंस बना देता हूँ। नेत्र लेंस जो कि अगर देखा जाए तो सिलियरी मांसपेशियों से बंधा होता है। ये जो मैं ब्लू कलर का खींच रहा हूँ ये सिलियरी मांसपेशिया है, और यहाँ पे मैं एक लेंस बना दिया, ये लेंस है, ये नेत्र लेंस है। समझिएगा, यहाँ पे ये क्या है भाई? नेत्र लेंस है। अब देखो, तुमको यहाँ पे पुतली उतली देके कंफ्यूज कर देता है, भाई पुतली क्या है, आइरिस क्या है। अब मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा, कुछ दूसरा ब्लैक से बता देता हूँ। ये जो होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं आइरिस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं?
आइरिस बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, इसको क्या बोलते हैं? आइरिस बोलते हैं। यहाँ जो ये छेद जैसा रहता है, ये अब थोड़ा ऊपर ही बन गया, ये जो छेद जैसा रहता है इसको हम लोग बोलते हैं पुतली। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं भाई? पुतली बोलते हैं। अब ये जो जगह है यहाँ जिधर से आप लोग देख पाते हैं, ठीक है, जो आपका आंख लाल लाल बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, व्हाइट रहता है, ब्लैक पिच में रहता है, तो ब्लैक रहता है वो पुतली जैसा रहता है, उसमें छेद रहता है, थोड़ा सा गौर से कर देखना। यहाँ जो भाग है ये जो पारदर्शी भाग होता है इसको कहा जाता है कॉर्निया। इसको क्या कहा जाता है भाई? कॉर्निया कहा जाता है। क्लियर है ये बात? नेत्र लेंस समझ में आ गया? इसमें कचाव दर्प बना रहता है, नेत्रोद रहता है, ये सब मैं बाद में बात कर लूंगा। चलिए देखिए, अब यहाँ पे आपको एक चीज का पुतली बता दिए, आइरिस बता दिए। देखो यहाँ पे रेटिना, रेटिना क्या होता है? तो रेटिना जो होता है ना उसी को दृष्टि पटल कहते हैं, और यही ये जो होता है ये भाग, ठीक है, इसी को रेटिना कहा जाता है। और रेटिना का हिंदी होता है दृष्टि पटल। तो अगर हिंदी में लिखा रहे तो भी, क्योंकि हिंदी में लिखा भी आ सकता है, तो रेटिना और दृष्टि पटल पे ही पिक्चर बनता है। ठीक है, तो यहीं पे पिक्चर बनेगा, यहाँ पे पिक्चर बनेगा यानी प्रतिबिंब बनेगा। तो क्या बोल रहा है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर पड़ता है? तो भाई रेटिना पे पड़ता है। आंख के किस भाग पे पड़ता है? तो रेटिना पे पड़ता है। सही जवाब, समझ में आ गया? आगे चले, चलिए आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। यहाँ पे बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? अब एक बात बताओ, मैं तुमको अगर पानी में दौड़ाओ तो बहुत स्पीड दौड़ लोगे, और हवा में दौड़ाओ तो भाई हवा में ज्यादा स्पीड में दौड़ोगे ना, तो प्रकाश भी वही होता है। तो प्रकाश का चाल सबसे स्पीड किस में होगा? पानी में ज्यादा स्पीड होगा, कि लोहा में खूब स्पीड चलेगा, कि कांच में ज्यादा स्पीड चलेगा? और भाई निर्वात में, निर्वात का मतलब क्या होता है? कि वायु भी नहीं है, वायु का भी कण नहीं है, पूरा एकदम वैक्यूम। समझ में आ रहा है कि नहीं रहा? कहते ना कि हवा भी ना हो। कभी कभी देखते हो ना कोई इतना ज्यादा ही, क्या करे, तो निर्वात का मतलब क्या हो जाएगा? कि जहां पे हवा भी ना हो, जहां पे हवा भी ना हो। ठीक है, कहते ना कि अच्छा तो हम चलते हैं कहाँ? वहीं जहां कोई आता जाता ना हो। तो हवा भी ना होना चाहिए, मर ही जाएंगे तब तो निर्वात उसी को बोलते हैं। और निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। ठीक है, इसमें प्रकाश की चाल जो होती है, प्रकाश की चाल अधिक होती है, वायु से भी अधिक। क्योंकि वायु में तो फिर भी कोई कण आ जाता है जिससे टकराता है अधिक प्रकाश, लेकिन निर्वात में तो वायु का भी कण नहीं आएगा, तो खूब स्पीड में चलता है। ठीक है, बात समझ में आया? अगला क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे 6 नंबर क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पे लिखा हुआ है कि दूरदृष्टि वाला नेत्र साफ साफ क्या देख पाता है? ठीक है भाई, देखो बताओ, यहाँ पे ना दृष्टि दोष जो होता है, आपको मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। दृष्टि दोष जो है वो आपको 3 प्रकार का मिल ली। ठीक है, किसी किसी बुक में आपको 4 प्रकार का भी लिख देता है, लेकिन मेनली 3 प्रकार का है। एक है दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ठीक है। दूसरा है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। और तीसरा है जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। मैं आपको यहाँ पे एक चीज समझाना चाहता हूं, समझते चलिएगा। दूरदृष्टि दोष में क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे दूरदृष्टि दोष में अगर देखें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? दूर लिखा हुआ है, तो जो चीज लिखा हुआ है वही दिखेगा ना। तो मैं आपको याद करा रहा हूं, समझिएगा ध्यान से, कि दूरदृष्टि दोष में दूर लिखा हुआ है तो समझिए दूर का दिखेगा, तो दूर का दिखेगा। और जब दूर का दिखेगा तो मतलब नजदीक का नहीं दिखेगा, मतलब नजदीक का नहीं दिखेगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या लिखा हुआ है? निकट लिखा हुआ, यानी निकट का दिखेगा। तो इसमें निकट का दिखेगा, ठीक है, निकट का दिखेगा मतलब दूर का नहीं दिखेगा। और जरा दृष्टि दोष में तो दोनों बॉल फ्यूज रहता है, जरा जरा टच मी टच मी टच मी टच कर करके देखता है भाई, ना दूर का दिखेगा और ना ही नजदीक का दिखेगा, तो कहीं का ना दिखेगा, ये कहीं का नहीं देखेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? चलिए ठीक है, तो जरा दृष्टि दोष में कहीं का नहीं दिखता है। तो आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि दूरदृष्टि वाला नेत्र जो होता है साफ साफ देख पाता है। क्या देख पाता है? तो दूर की वस्तु को साफ साफ देख पाएगा। एकदम कंफर्म रखिए कि दूर लिखा हुआ है तो दूर दिखेगा, दूर लिखा हुआ है तो दूर दिखेगा। अच्छा, कुछ बात मैं एक्स्ट्रा भी कर लूं,
कि आपको कहीं भी क्वेश्चन इस टाइप का पूछ दे तो क्या करिएगा कि अगर दूरदृष्टि दोष है, ठीक है, तो दूर का तो दिखेगा, नजदीक का नहीं दिखेगा, तो इसका दृष्टि दोष जो है, दूरदृष्टि दोष का निवारण करने के लिए कौन सा दर्पण, सॉरी दर्पण नहीं, लेंस, कौन सा लेंस का उपयोग चश्मा में किया जाता है? तो देखो मैं बता देता हूं। दूर जो लिखा हुआ है ना, दू से लिखा हुआ है, दू को अक्षर का है, तो यहाँ पे 3 गो अक्षर वाला कौन हो जाएगा? तो 3 गो अक्षर वाला हो जाएगा आपका उत्तल, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस से बना हुआ चश्मा का उपयोग किया जाता है आपको दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए, निवारण करने के लिए। अब वही निकट देखो, निकट कितना अक्षर का? निकट, निकट 3 अक्षर का है, तो यहाँ पे 4 गो अक्षर वाला, 3 के बाद 4 आता है ना, 4 अक्षर वाला कौन होता है? अवतल। तो अवतल लेंस से बना हुआ चश्मा का प्रयोग करेंगे। अगर दूसरा ट्रिक देखना चाहते हैं तो आप तो निकट कहते हैं ना हम लोग, थोड़ा सा गांव के भाषा में क्या बोलते हैं? आप तो निकट तनका, आप तो निकट, आप तो निकट, आपता, आपता, अवतल। और निकट मतलब निकट दृष्टि दोष, निकट मतलब निकट दृष्टि दोष। समझ में आया? तो अवतल लेंस का प्रयोग अगर निकट दृष्टि दोष में हो रहा है तो जाहिर सी बात है उत्तल लेंस का प्रयोग दूर दृष्टि दोष में होगा, और जरा दृष्टि दोष में तो दोनों हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं बाईफोकल लेंस। बाई मतलब 2, ठीक है, फोकल दोनों लेंस इसमें रहेगा, तो बाईफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बाईफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है ये बात? इसके चश्मा में एक बार मेरे कोई सर थे, हेड सर थे, ऐसे जब कोई साइन उन करवाना जाना था क्या करते थे? चश्मा नीचे करके देखते थे। तो उनको लगता था यार यह स्टाइल कहाँ मार रहा है, बट मेरे को बाद में पता चला कि नहीं, उनको जब नजदीक का देखना होता है तो थोड़ा सा नजदीक से देखना है, तो उनको ना दो, जो चश्मा में था दोनों लेंस लगा हुआ था। ठीक है, दोनों लेंस लगा हुआ था, नीचे होता है उत्तल लेंस, ऊपर होता है अवतल लेंस लगा रहता है। ठीक है, इससे रिलेटेड जितना भी प्रश्न आएगा आप ऑब्जेक्टिव बना दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर जिसको आता है वो थोड़ा सा स्पीड में बढ़ा के देख लो या भगा के देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करें तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे 7 नंबर क्वेश्चन यानी प्रश्न संख्या 7 में। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 में कि एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परिवर्तित किरण पुंज क्या होगा? अब समतल दर्पण तो आप लोग को पता है, थोड़ा सा किरण पुंज के बारे में जान लीजिए। यहाँ पे अगर देखें किरण पुंज, मैं आपको याद भी करा रहा हूँ, और ज्यादा कुछ नहीं, कुछ ही है जो ऐसा है जो बोलना पड़ता है, बताना पड़ता है। किरण पुंज जो है वो 3 प्रकार का होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो किरण पुंज जो है वो 3 प्रकार का है। सबसे पहले अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, ठीक है, उसके बाद हो जाएगा अपसारी किरण पुंज, और उसके बाद हो जाएगा समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। अभिसारी, अभी मैं आया, याद करने के लिए बता दूं, इसको ना घर जैसा समझो, एक बिंदु है उसको घर जैसा समझो। अभी मैं आया तो कहाँ पे आया? घर पे आया, तो अभी मैं घर पे आया। ठीक है, तो अभिसारी लेंस जो होते हैं एक बिंदु पे मिलते हैं। आप जाइए, आप कहाँ से जाइएगा? तो घर से जाइएगा, तो आप जाइए, तो आप घर से जा रहे हैं। ठीक है, ये बिंदु को मैंने क्या बोला? घर जैसा समझो। आप जाइए मतलब आप जा रहे हैं, ये हो जाएगा अपसारी लेंस। और समांतर तो भाई जग जाहिर है, सबको पता है ना, छोटा सा बच्चा को भी पता है, तो ये समांतर होता है। अब बोल रहा है कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात है कि अभिसारी लेंस कौन है? ये है अभिसारी लेंस, नहीं सॉरी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज अगर समतल दर्पण पे आएगा, तो मान लीजिए कि यहाँ पे समतल दर्पण हम बना दिए ऐसे करके, ये जो है वो समतल दर्पण है, टकराएगा तो कैसे जाएगा? तो टकराएगा तो आपको नहीं लगेगा कि इधर की तरफ जा रहा है एक बिंदु से ऐसे करके? तो एक बिंदु से जा रहा है, तो एक बिंदु से जाने वाला क्या कहलाता है? तो अपसारी कहलाता है। तो अपसारी किरण पुंज होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। क्लियर है ये बात? चलिए 8 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, यानी प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में क्या बोल रहा है कि यदि एक प्रिज्म से एक बर्नी मतलब एक बर्न वाला, देखो जो सूरज का प्रकाश होता है, सूर्य का प्रकाश होता है, ठीक है, सूर्य का प्रकाश, उसमें 7 वर्ण होता है। ठीक है, कितना वर्ण होता है? 7 वर्ण होता है। ठीक है, कौन कौन होता है? बैजानीह पिनाला, पिनाला। देखो मैं आपको बता देता हूं, बैगनी होता है, जामुनी होता है, नीला होता है, हरा होता है, पीला होता है, नीला होता है, पिनाला नारंगी होता है, और लाल होता है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 रंग हो गया।
लेकिन यहाँ पे बोल रहा है एक वर्णी। एक वर्णी मतलब एक वर्ण, कोई भी एक हो, ठीक है। एक वर्णी मतलब कोई एक वर्ण जाएगा। किरण गुजरने, अब देखो ये 7 गो, जैसे 7 गो इंसान होता है ना, उस तरह से समझ लीजिए ये 7 गो है। सातों का वोल्टेज अलग है, सातों का गुण अलग है, समझ लीजिए। अगर एक होता तो एक जगह होता ना, सिंपल सी बात है। मिल के रहता है इसलिए श्वेत दिखाई देता है, लेकिन ये अलग अलग है तो सबका अलग अलग तरंग दर्ज होता है। सबसे ज्यादा तरंग दर्ज किसका होता है भाई? देखो अभी तुरंत बताया था कि लाल जो होता है वो खतरा का निशानी, बहुत स्पीड में चलता है, बहुत ज्यादा तरंग होता है उसका। तो अधिक तरंग दर्ज जो होता है, अधिक तरंग दैर्घ्य जो होता है वो लाल का होता है, और सबसे कम तरंग दैर्घ्य जो होता है वो बैंगनी का होता है, ठीक है। सबसे कम तरंग दैर्घ्य जो होता है, तरंग दैर्घ्य जो होता है वो किसका होता है भाई? बैंगनी का होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बैंगनी का, और ये लाल का। लाल का सबसे अधिक होता है। बाकी आप समझ सकते हैं कि धीरे धीरे घटते जाता है इधर की तरफ, ठीक है, तरंग दैर्घ्य घटता है। अब जब से सबसे ज्यादा जो तरंग दैर्घ्य इसका होगा, तो इसका देखो यहाँ पे ध्यान से, माध्यम का ना अपवर्तनांक होता है। अब खूब स्पीड में तुम बाइक चलाओगे तो मोड़ लोगे आराम से? नहीं, धीरे धीरे होगा तो आराम से मोड़ लोगे। तो जो धीरे धीरे होगा उसको आराम से मोड़ सकता है, बहुत ज्यादा मोड़ सकता है, लेकिन स्पीड वाला कम मुड़ेगा। स्पीड वाला क्या है? कम मुड़ेगा। तो देखो इसको कम मोड़ेगा, इसको ज्यादा मोड़ेगा, उसी तरह से इस तरह का चलते रहता है। क्लियर है ये बात? तो एक वर्णी किरण जब गुजरता है तो इसका क्या नहीं होता है, ये बोल रहा है। किससे गुजर रहा है? प्रिज्म से गुजर रहा है। चलो मैं गुजार के देखता हूं। तो देखो ध्यान से, ये हुआ प्रिज्म, ठीक है, ये हुआ प्रिज्म। यहां से एक वर्णी किरण को गुजारते हैं। अब बताइए, यहां पे गुजरा, ऐसे गया। अब इसमें एक वर्णी है तो क्या इसका अपना तरंग दैर्घ्य नहीं होगा? तो होगा। और ये जो प्रिज्म है, ये तो प्रिज्म माध्यम है, तो ये प्रिज्म जो है ये इस पे असर तो दिखलाएगा ही। तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे लाइन मोड़ देगा। अब ये बाहर निकल गया, ऐसे हुआ। अब बताओ यहाँ पे क्या क्या हुआ, आप गौर कर सकते हैं क्या क्या हुआ सो। तो भाई देखो यहाँ पे एक बार अपवर्तन हुआ, यहाँ पे दूसरा बार अपवर्तन हुआ। ये मुड़ा भी, तो मुड़ा भी तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? विचलन बोलते हैं। विचलन भी हुआ, ठीक है। तो ये मुड़ा यानी विचलन हुआ, अपवर्तन भी हुआ। तो अपवर्तन भी हुआ, विचलन भी हुआ, लेकिन वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। वर्ण विक्षेपण का मतलब होता है कि वर्ण का बिछड़ना। अब एक गो है तो एगो से कौन बिछड़ेगा? अब तुम दो गो रहोगे तब ना किसी से बिछड़ोगे, तो रात में रोओगे, कंबल डाल डाल के। अब अकेले हो तो बिछड़ोगे क्या? अब किसी को याद करके बस रोगे, और क्या करोगे? तो यहाँ पे वर्ण विक्षेपण नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। क्लियर है ये बात? चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला जा रहा है कि वायु में कांच के उत्तल लेंस की वायु में शक्ति क्या होगी? उत्तल लेंस कैसा होता है भाई? ऐसा होता है उत्तल लेंस, ठीक है। ये प्रधान अक्ष हुआ, ये जो हुआ ये प्रधान अक्ष हुआ, या मुख्य अक्ष बोलते हैं इसको। अब समझिएगा ध्यान से कि इसका बोल रहा है कि शक्ति कैसा होगा। शक्ति के लिए तुमको फोकस निकालना पड़ेगा, क्योंकि P बराबर क्या होता है? 1/f होता है। E बराबर 1/f होता है। अब जानो, F तुमको जानना है, तो F किधर होगा? तो उत्तल लेंस है ये। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस का फोकस अगर जानना हो तो इसके समांतर किरण को आपतित कीजिए। अब समांतर आया कहां से गुजरेगा? ऐसे गुजरेगा, गुजरेगा ना। तो यहां जिस बिंदु से गुजरा ना, ये होता है फोकस, और यहाँ पे है आपका ऑप्टिकल सेंटर, यानी देखा जाए तो इसको ध्रुव नहीं, प्रकाशीय केंद्र बोलेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? प्रकाशीय केंद्र बोलेंगे। तो यहां से यहां तक की दूरी को हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी। तो ये फोकस दूरी किधर की तरफ है? इधर से तुम्हारा किरण गया है, फोकस दूरी इधर है, धनात्मक है। तो ये अगर धनात्मक है तो जाहिर सी बात है, फोकस जब धनात्मक है तो पावर भी धनात्मक होगा। क्या होगा? पावर भी धनात्मक होगा। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे शक्ति जो होगा धनात्मक होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। क्लियर है ये बात? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यानी प्रश्न संख्या 10 में, प्रश्न संख्या 10 में जल की एक गोलीय बूंद, ठीक है, जल की एक, ये बारिश की बूंदे हमें ही तो ढूंढे में व्यास के अनुदिश यानी व्यास की दिशा में आपतित किरण कितनी बार अपवर्तन होगा? अब देखो यहाँ पे ये बारिश की बूंद बना लेते हैं, ठीक है। क्या बना लिए? बारिश की बूंद बना लिए।
अब थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, लेकिन टेढ़ा है बट मेरा है, अभी भी टेढ़ा ही होगा। चलिए ये बूंद हो गया। अब इधर क्या करते हैं, इसमें से किधर भी तो आपका 82 होगा, तो ऐसे करके एंट्री करवाते हैं। ठीक है, ऐसे करके एंट्री करवाते हैं किसको, तो एंट्री करवाए हम प्रकाश के किरण को। ठीक है, एंट्री किसको करवाए, प्रकाश के किरण को। अब यहाँ पे प्रकाश की किरण थोड़ा सा तो मुड़ेगा क्योंकि ये पानी था। ठीक है, मुड़ा। अब यहां तक आया, फिर बाहर निकलेगा तो भी मुड़ेगा। अब बताओ, किसी भी प्रकाश की किरण को, ठीक है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम पे जाने पे जो मुड़ता है, ठीक है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम पे जब जाता है तो मुड़ता है, उसको क्या बोलते हैं, अपवर्तन बोलते हैं। बताओ क्या बार अपवर्तन हुआ, एक बार यहाँ पे हुआ और एक बार यहाँ पे हुआ, यानी टोटल अपवर्तन की संख्या कितना हुआ, 2 हुआ। क्लियर है ये बात। चलिए आगे बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ये तो बकलुलवा साहब कुछ ना कर देना, स्विच लगाना, कभी स्विच लगाए होगे, नहीं लगाए हो, तो स्विच लगाए जाते हैं किस तार में, गर्म तार में। ये तो भाई सबको पता है, नहीं पता है तो लोग बकलुल हो, समझे। तार होता है 3 गो, तार होता है क्या गो, 3 गो। एगो हरियर होता है, ठीक है, एगो हरियर तार होता है जिसको तो लोग ठंडा तार बोलता है, ठंडा बोलता है। एगो लाल होता है जिसको हम लोग गर्म तार बोलते हैं। ठीक है, चलो इसी कलर से कर देते हैं, गर्म तार हो गया, ये ठंडा तार हो गया। और एगो तार जो होता है ना वो होता है ऐसा, देखो ये जो हरा कलर का होता है ना, ये काला भी कभी का रहता है, ये जो है ना अर्थिंग वाला तार है, ये दूसरा कलर का रहता है। ठीक है, अर्थिंग वाला तार है। तो अर्थिंग वाला तार में नहीं, हम लोग स्विच जब भी जोड़ते हैं ना, स्विच जब भी जोड़ेंगे तो किसमें जोड़ेंगे भाई, गर्म तार में जोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे स्विच लगाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो कहीं पे भी अगर स्विच लगाइएगा तो गर्म तार में ही लगाइएगा, तो गर्म तार में होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ये बहुत हलवा क्वेश्चन है और थोड़ा ध्यान रखिएगा तो समझ में सब कुछ आएगा। जूल पर कूलम क्या कहलाता है। देखो जूल पर कूलम, जूल जो होता है वो होता है कार्य का एसआई मात्रक, और कूलम जो होता है वो चार्ज का एसआई मात्रक। तो कार्य पर चार्ज क्या होता है भाई, तो वोल्ट होता है। ठीक है, क्या होता है, वोल्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो वोल्ट होता है। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, आप देखिए ऑप्शन नंबर डी में आपका इंतजार कर रहा था, वोल्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं ना, ओ माय गॉड। चलिए अब आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 में, समझिएगा ध्यान से। प्रश्न संख्या 13, प्रश्न संख्या 13 में क्या बोल रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक आपको तो याद रखना पड़ेगा, ये टेस्ला होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। ठीक है, तो चुंबक, ठीक है, टेस्ला, इसमें कुछ हो सकता है क्या, कुछ याद करने वाला। अरे टकला, टकला को चुम्मा लो। ठीक है, समझ में आएगा। कभी कभी देखते हो, माय गॉड क्या बात है, चांद जैसा, तो चांद जैसा टकला है, टकला मेरा दोस्त। ठीक है, इसको चुंबन, चुंबन मतलब बोल सकते हो। अच्छा अच्छा अर्थ में आप लोग थोड़ा सा इसको लीजिएगा, गलत अर्थ में नहीं लीजिएगा। तो टकला चुंबन, समझ में आया कि नहीं आया, तो टेस्ला बोल देंगे। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, टकला हो जाएगा, टेस्ला हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। लोग खचरा हो कुछ मतलब निकाल लेते हो, मतलब नहीं निकालना। विद्युत घंटी, ओ माय गॉड, विद्युत घंटी जो होते हैं विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करते हैं। अरे घंटी है तो घंटी, जैसे मान लीजिए दीवार घड़ी में जो घंटी होता है, बजेगा कैसे, विद्युत घंटी बजेगा कैसे, तो ये वाला को टानने के लिए कोई ना कोई चुंबक जैसा कुछ चाहिए। ठीक है, चुंबक जैसा कुछ चाहिए तब ना टानेगा। चुंबक रहेगा तो एक टानेगा, फिर चुंबक रहेगा तो एक टानेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये चुंबकीय क्षेत्र पे, चलिए चुंबकीय प्रभाव पे कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। ठीक है, तो 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हम लोग आगे बात करते हैं डायनमो। कुछ कुछ याद कराते चलता हूं मैं। डायनमो, अच्छा तो पता, कभी तुम लोग साइकिल में डायनमो देखो, साइकिल में डायनमो नहीं देखे होगे तो जनरेटर में डायनमो लगा रहता है। जो घर में आपका पानी चलाने के लिए रहता है वो मोटर होता है। कहते हैं ना मोटर चलाओ, मम्मी बोलती है मोटर चलाओ, तो मोटर अलग है, डायनमो अलग है। तो डायनमो में हम लोग को क्या करना पड़ता है, सुनिएगा ध्यान से। जैसे साइकिल में अगर डायनमो रहता है तो साइकिल में डायनमो चक्का से नचता है, या जनरेटर में भी डायनमो है तो नचता है पहले, तब उसमें से करंट निकलता है। तो पहले नचेगा, तो पहले नचेगा तो यानी यांत्रिक ऊर्जा, और उसमें से करंट निकलेगा यानी विद्युत ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, बदलता है।
तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? चलिए आगे बात करेंगे 16 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, अपवर्तनांक का रंग पर निर्भर करना क्या कहलाता है? हाय, ये अपवर्तनांक रंग देख रहा है, एगो तो तू लोग रंग देखते हो, है गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। अपवर्तनांक का रंग पर निर्भर करना क्या कहलाता है? तो देखो, जो ललकी होती है ना, ठीक है, उसको ये मोड़ ही नहीं पाता, बड़ा खतरनाक होती है, ज्यादा नहीं मोड़ पाता है, मोड़ पाता है। ये अपवर्तनांक किसी माध्यम का होता है, जैसे मान लीजिए ये कांच है, ठीक है, ये कांच है, तो कांच का अपवर्तनांक होगा ये, क्योंकि ये माध्यम है। अब इस माध्यम से ललकी जाके गुजरेगी अगर, तो कम में मोड़ पाएगा, ठीक है। अब वही नारंगी वाला को थनका ज्यादा मोड़ पाएगा, ठीक है, पीला वाला को उससे और ज्यादा मोड़ पाएगा। सबसे ज्यादा किसको मोड़ेगा? बैगनी वाला। तो रंग देख देख के ये अपना काम दिखा रहा है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो अपवर्तनांक का रंग पर निर्भर करना क्या कहलाता है? तो ये क्या हो रहा है, अलग अलग सबको कर दिया ना। तो वर्ण विक्षेपण, वर्ण का बिछड़ना, वर्ण का बिछड़ना, वर्ण विक्षेपण, ठीक है। तो ये सबको अलग अलग कर दिया, इसको ज्यादा मोड़ दिया, इसको कम मोड़ा, तो सब अलग अलग हो गया। यहाँ पे निकलेगा लाल, यहाँ पे नारंगी, यहाँ पे पीला, ऐसे करके सबसे नीचे निकलेगा वो बैगनी निकलेगा। तो यहाँ पे बताइए क्या हुआ? तो सब रंग अलग हो गया और रंग को ही हम लोग वर्ण बोलते हैं, रंग को ही क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। तो ये अलग अलग हो गया, तो इसी को बोलेंगे वर्ण का बिछड़ना यानी वर्ण विक्षेपण। क्लियर है ये बात? तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। 17 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, कि एक मोटर कार के पश्चदर्शी, पश्चदर्शी मतलब पीछे देखने के लिए जो दर्पण होता है, जिसको तुम लोग साइड मिरर बोलते हो, तो लोग तो आप उसमें अपने चेहरा खाली देखते हो, पीछे थोड़ी देखते हो। तो हाँ, लड़का सब देखता है, कचरा है। तो पक्षदर्शी जो होता है ना, पश्चदर्शी दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? अब तुम देखते होगे बहुत बड़ा का दिखाई देता है, बकलोल के छोटा दिखाई देता है, ठीक है। तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब और सीधा बनता है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है और सीधा बनता है। यह पक्षदर्शी दर्पण जो है, इसको हम लोग बोलते हैं उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक है। कौन सा दर्पण रहता है लगा हुआ पक्षदर्शी में? तो उत्तल दर्पण लगा रहता है। और वही गाड़ी के हेडलाइट में जहां से बॉल जलता है, ठीक है, हेडलाइट उसी को बोलते हैं जहां से बॉल जलता है। जैसे मान लीजिए कि ऐसे करके लाइट लगा हुआ, ये स्कूटर है, पीछे हंडिल है, ये हंडिल है, तो इधर तो यहाँ पे बॉल जल रहा है, तो इसके जो यहाँ पे जो रहता है ना दर्पण, ठीक है, उसको हम लोग कौन बोलेंगे? तो अवतल दर्पण बोलेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और ये हंडिल के पास आईना एगो लगल रहता है, इसमें रहता है उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण रहता है? उत्तल दर्पण रहता है, ठीक है, उत्तल है। समझ में आया कि नहीं आया? चलो 17 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। हम लोग बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक विद्युत सेल यानी बैटरी से प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान हो जाता है, ठीक है, विद्युत वाहक बल से कम हो जाता है। विद्युत वाहक बल से क्या हो जाता है बाबू? कम हो जाता है। ये कैसे समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मान लीजिए कि एक एक क्या है, लोड लगा दिए, जैसे मान लीजिए पंखा, टीवी, बल्ब, कुछ भी लग सकता है। तो ये लोड हो गया जिसका प्रतिरोध R दे दिए, इसको हम जोड़ दिए बैटरी से। ये समझना जरूरी है, ठीक है। अब ये बैटरी में अंदर में भी ना कुछ कुछ ये अपना लोड लेता है, प्रतिरोध लेता है। तो प्रतिरोध इसका छोटा का है, R ले लिए। यहाँ पे बैटरी का जो वोल्ट होता है EMF, इसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत वाहक बल। यही है विद्युत वाहक बल। विद्युत को बहाने वाला बल जो होता है विद्युत वाहक बल है। यहां से करंट ऐसे जा रहा है, आई जा रहा है, यहाँ पे R होता है। मान लीजिए इस सिरा के बीच में इस सिरा, ठीक है, के बीच में यहाँ पे विभव स्थापित किए भी, विभव जो स्थापित किए वो भी किए। तो भाई ये कुछ लोड तो अपने खा जाएगा ना, तो इसके बीच में जो स्थापित होगा वो विद्युत वाहक बल से कम होगा। तो यहाँ पे विद्युत वाहक बल से कम हो गया। अब निकालना चाहते हो वो भी निकाल सकते हैं, बट आप लोग को अभी फिलहाल समझ में आएगा नहीं। तो इतना समझ में आ जाए तो मैं आपको एक चीज बोल रहा हूँ, उस पर थोड़ा सा गौर कर लीजिए, समझ में आ जाएगा कि ये जो लाया आपके लिए, कुछ लाया, कोई चल के आया, कहीं भाड़ा लगाया, तो कुछ पैसा तो उसके यहाँ से खत्म हो जाएगा ना भाड़ा के रूप में। तो आपको जो पैसा मिलेगा थोड़ा सा कम मिलेगा। यानी ये जो बैटरी का अपना जो इंटरनल, ठीक है, अपना जो इंटरनल प्रतिरोध होता है उसमें कुछ खपत हो जाता है,
ठीक है, वोल्टेज, तो यहाँ पे जो विद्युत यानी विभवांतर जो स्थापित हुआ वो विद्युत वाहक बल से, ठीक है, विद्युत वाहक बल से कम हो जाता है, तो विद्युत वाहक बल से कम हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए आगे बात करेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन में बात करना चाहते हैं, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न संख्या 19 कि एक अवतल दर्पण के ध्रुव एवं फोकस, ठीक है, के ठीक मध्य में स्थित बिंब, बिंब मतलब होता है वस्तु, के लिए आवर्धन क्या होगा? आवर्धन जिसको आप m से संकेत करते हैं, और ये प्रतिबिंब का ऊंचाई बटे बिंब का ऊंचाई यानी वस्तु का ऊंचाई को आवर्धन कहते हैं। और आप देखे होंगे कि मिरर के केस में, ठीक है, मिरर मतलब दर्पण, दर्पण के केस में माइनस भी बाई यू होता है, ठीक है, ये भी होता है h डैश बाई एच बराबर माइनस भी बाई यू। अब उतना दूर तक आपको नहीं समझना है, फिलहाल मैं आपको बता देता हूं कि ये अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण यहां से यहां ऐसे करके बना लिए। अब इसके पिछोरा में रंग देना पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पे रंग दिए, तो ये देखो ध्यान से, यहां से ये हो गया आपका प्रधान अक्ष, ये प्रधान अक्ष है। क्लियर है ये बात? बोल रहा है कि यहाँ पे तो फोकस हो जाएगा, थोड़ा सा कलर चेंज कर ले, रंग है, यहाँ पे फोकस हो गया। ये हो गया ध्रुव जिसको पी बोलते हैं। तो बोल रहा है ध्रुव और फोकस के ठीक मध्य में, मतलब यहाँ पे एक वस्तु है, एकदम बीचों बीच एक वस्तु रख दिया गया। तो यहाँ पे वस्तु रखिएगा तो भाई प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो यहाँ पे बनेगा, ठीक है, प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा। अगर इसका हाइट h है तो इसका हाइट 2h हो जाएगा, एकदम बीचों बीच रखल है इसलिए हो जाता है, ठीक है। तो आपको मैं बता दिया कि जब तक जिंदगी में आप फोकस नहीं करते हैं तब तक आप जो है सपना देखते हैं, सपना सीधा होता है। ये जो प्रतिबिंब बना ये काल्पनिक प्रतिबिंब है, ठीक है, क्या है? काल्पनिक प्रतिबिंब है और दुगुना बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। क्लियर है ये बात? अब सब कुछ यहाँ पे अभी नहीं पढ़ा सकते है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सब कुछ अभी नहीं पढ़ा सकते। 20 नंबर क्वेश्चन है, जहां तक हो सकता है मैं क्लियर करने का कोशिश कर रहा हूँ। जीवाश्म ईंधन, जीव से जो बनता है ईंधन, ईंधन। अब ये नहीं बोल रहा कि वो हमेशा जिंदा ही रहेगा, मतलब वो जिंदा था, कभी मर गया उसके शरीर से, ठीक है, जैसे पेड़ पौधा भी जिंदा है, कभी मर गया उसके पत्ता से बनेगा, इस तरह से। कोई जानवर था, जिंदा था, मर गया, उसके सड़ने गलने से बनेगा, ऐसे करके। तो जीवाश्म ईंधन के जलने से किनके ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं? अब जीवाश्म ईंधन के जलने से किनके ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं? तो आप ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे कि किनके ऑक्साइड उत्पन्न होंगे। तो सल्फर का भी ऑक्साइड उत्पन्न होगा, कार्बन के भी ऑक्साइड उत्पन्न होंगे, ठीक है, और नाइट्रोजन के भी ऑक्साइड उत्पन्न होंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा इनमें से सभी, इनमें से सभी। क्लियर है ये बात? चलिए 21 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखो, ये वही है जो आएंगे क्वेश्चन में। चलिए लिखा हुआ है कि वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होगा? वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होगा? तो चलिए देखो, यहाँ पे एक क्या है, मान लीजिए एक चालक है, ठीक है, जिसे लोहा, रॉड या कोई भी तार मान सकते हो, तो ये चालक है। क्लियर है ये बात? चलिए, अब ये चालक है, लोहा है, तार है, तो गोल करके यहाँ पे ऐसे गोल है, तो इसका लंबाई होगा, तो लंबाई इसका एल मान लिए, और इसका यहाँ पे गोलाई जो होगा इसको हम लोग बोलते हैं अनुप्रस्थ काट, जिसको ए बोला जाता है, ऐसे संकेत किया जाता है, ठीक है। अब ये जिस मटेरियल से बना हुआ है उसको हम लोग यहाँ पे रो बोलते हैं, यही होता है वैद्युत प्रतिरोधकता, ठीक है। तो ये अगर देखा जाए तो प्रतिरोधकता यही है, इसका प्रतिरोध कुछ ना कुछ होगा, ये जितना रोकेगा विद्युत धारा को तो प्रतिरोध कुछ ना कुछ होगा। तो प्रतिरोध को हम लोग आर से संकेत करते हैं। तो प्रतिरोध अलग होता है, प्रतिरोधकता अलग होता है। प्रतिरोधकता ये रो हुआ। अब सुनो ध्यान से, अगर आपको फॉर्मूला एक याद होगा तो प्रतिरोध बराबर क्या होता है? रोता लड़का आया, रोती लड़की आई, है ना, लड़का सब अपना अपना थोड़ी ना बुराई करोगे, चलो ठीक है। तो ये होता है। अब यहाँ पे आपको पता है कि R बराबर प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो होता है वो ओम होता है, ठीक है। अब आपको निकालना यहाँ पे क्या है? प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक। तो प्रतिरोधकता तो ये है, प्रतिरोधकता तो ये है। तो अच्छा बताओ, एल का लंबाई है, एल मतलब लंबाई, इसका एसआई मात्रक मीटर होगा, इसका होता है मीटर स्क्वायर, इसका मीटर स्क्वायर, इसका मीटर, एगो मीटर से एगो मीटर कट जाएगा। अब ये मीटर यहां से यहां चला जाएगा, तो ये पहले से ओम, ये मीटर,
यानी प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक जो होगा, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक जो हो जाएगा वो ओम मीटर हो जाएगा। देखो ध्यान से, ओम मीटर, ओम पर मीटर नहीं, ओम मीटर होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। इसमें तो भाई याद ही करना पड़ेगा आपको। चुंबकीय फ्लक्स में कितने दर की एसआई मात्रक, ठीक है, परिवर्तन की दर, सॉरी, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है, वेबर होता है, जस्टिन वेबर, ठीक है। जस्टिन वेबर से आप याद रख सकते हैं कि फ्लैक्स में रहता है वो पूरा। तो चुंबकीय फ्लैक्स में परिवर्तन की दर का जो एसआई मात्रक होगा वो क्या हो जाएगा, वेबर हो जाएगा। क्लियर है ये बात? अब बहुत आदमी को जस्टिन बीबर भी याद नहीं है, नहीं जानते हो, तो मैं अब इसमें कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। समांग माध्यम में प्रकाश का गमन, अब बताओ, समांग, समांग मतलब कि कहीं पे कोई दिक्कत नहीं, एकदम सेम टू सेम, कुछ हो रहा है, दिक्कत भी हो रहा है तो हमेशा हो रहा है, दिक्कत भी हो रहा है तो हमेशा हो रहा है, कोई पते नहीं चल रहा है। तो समांग माध्यम में प्रकाश का गमन जो होता है वो किस में होगा, तो एकदम सरल रेखा में होगा। उसको पते नहीं चलता है कि घूमेगा, है, टेरियाएगा, रूसेगा, फूलेगा, कुछ नहीं, उसको पते नहीं चल रहा है, एकदम सीधा सरल रेखा में चलते चलेगा। बात समझ में आ गया? तो ये 23 का हो गया। अब हम आगे बात करेंगे प्रश्न संख्या 24 यानी क्वेश्चन नंबर 24। यदि एक प्रिज्म से एक वर्णी किरण गुजरे तो इसका क्या नहीं होता? फिर से वही क्वेश्चन डाल दिया है। तो भाई क्या नहीं होता है, वर्ण विक्षेपण नहीं होता। एक को तो वर्ण है, बिछड़ेगा कहां से? कोई एगो है तो बिछड़ेगा नहीं, बिछड़ेगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन है, ये आपको याद करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक, ऋणात्मक पहले बोल दिया है, ठीक है, आवेश जो होता है वो कितना होता है? तो मैं बता दूं, इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। अब यहाँ पे ऋणात्मक पहले बोल दिया है, तो आपको ऑप्शन नंबर सी में ऑलरेडी दिया हुआ है, ध्यान से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। क्लियर है ये बात? चलिए 26 नंबर क्वेश्चन में बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इस पे आपको एक ट्रिक बताता हूं, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, एक घोल नीले लिटमस पत्र को क्या कर दिया, लाल कर दिया, नीला से लाल कर दिया, ठीक है। तो घोल का पीएच क्या हो सकता है? तो मैं आपको बता देता हूं, ये अम्ल होगा। कैसे जानोगे? अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, ये 2 हो गया। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से सुनना, कि अंबर नीला, सुनो ध्यान से, अंबर नीला, ये ट्रिक है, अंबर नीला, अ से अम्ल, अंबर जो हुआ उसमें अम्ल हो जाएगा, और नीला, ठीक है। अंबर क्या होता है, आसमान नीला होता है ना, अंबर, अ से आसमान, अ से अंबर, अंबर मतलब आसमान हुआ, वो अम्ल बोल दिए, नीला होता है इसलिए नीला लिख दिए। अब यहाँ पे लाल हो गया। अब देखो, जो अम्ल होगा वो नीला लिटमस पत्र को लाल कर देगा। तो यहाँ पे क्या बोले, नीला से लाल किया, क्या किया, देखो ध्यान से, नीला से लाल किया, नीला से लाल किया, तो जाहिर सी बात है वो कौन होगा, अम्ल होगा। और अम्ल का पीएच मान, ठीक है, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। अम्ल का पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है। तो बताओ 7 से कम कोई है? तो ए, ऑप्शन नंबर ए में है दू, तो वही होगा। बात समझ में आया? चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन में। ये तो है, याद करना पड़ेगा आपको, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। लोहे का परमाणु संख्या 30 तक कम से कम याद करना होता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि लोहे की परमाणु संख्या जो होता है फेरस 26, फेरस 26, ठीक है, Fe फेरस यानी लोहा, उसका परमाणु संख्या 26 होता है। तो ये हो गया आपका बी, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। क्लियर है आपको? आगे चले, अब हम लोग बात करेंगे 28 नंबर क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा। 28 नंबर है कि सल्फर परमाणु, सल्फर परमाणु के व्यापम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें आपको एक चीज बताया हुआ है, एक चीज पढ़ाया हुआ भी है, होगा, आप जानते होंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़े होंगे, ठीक है। तो आपको शॉर्ट में अगर बताना चाहूं तो बता सकता हूं कि तत्वों में, ठीक है, कक्ष होता है। देखो ध्यान से, ये नाभिक होता है, ये प्रथम कक्ष, ये द्वितीय कक्ष, ये तृतीय कक्ष, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है, कक्ष में कौन घूमता है, इलेक्ट्रॉन घूमता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो उसी तरह से कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होता है वो 2n² होता है। अब यहाँ पे प्रथम कक्ष है तो n = 1, प्रथम कक्ष रहेगा तो n = 1, ठीक है। तो n = 1, n = 2, n = 3, ऐसे करके। तो प्रथम कक्ष में n = 1 रखिएगा तो 2 × 1 का स्क्वायर यानी 2 गो इलेक्ट्रॉन प्रथम कक्ष में रहता है। प्रथम कक्ष में क्या इलेक्ट्रॉन? तो प्रथम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। उसी तरह से 2n² यानी द्वितीय कक्ष का बात कर रहे हैं, तो 2 × n बराबर कितना, 2,
2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 8, तो 4 दूना 8। द्वितीय कक्ष में क्या इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो द्वितीय कक्ष में, सेकेंड कक्ष में अगर देखा जाए तो 8 गो इलेक्ट्रॉन रहता है। क्या गो इलेक्ट्रॉन रहता है, 8 गो इलेक्ट्रॉन रहता है। और तृतीय कक्ष में फिर 3 3 9 दूना 18, 18 गो होगा। लेकिन अष्टक नियम क्या बोलता है कि अंतिम कक्ष अगर जो रहेगा, अंतिम कक्ष जो रहेगा उसमें 8 से ज्यादा, 8 तक रहेगा, लेकिन 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है। ये बोलता है अष्टक नियम। ये अंतिम कक्ष है, चाहे वो दूसरा कक्ष ही अंतिम कक्ष क्यों ना हो, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहने ही नहीं देंगे। तो बताओ प्रथम कक्ष में क्या इलेक्ट्रॉन, 2 को। तो यहाँ पे प्रथम कक्ष में सल्फर का होता है परमाणु संख्या 16, आपको याद रखना पड़ेगा। तो प्रथम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहे हैं। उसके बाद द्वितीय कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन, 8 रह सकता है। अब बचा 2 8 10, देखो यहाँ पे 2 8 10 हो गया, 2 8 10 हो गया, बचा क्या है 6 को। तो यहाँ पे 6, यानी ये हुआ बाह्यतम कक्ष। बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हुआ भाई, 6 हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। आपके लिए ना ये तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानना ही पड़ेगा। सल्फर 16 है तो 6 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी याद रख सकते हो, 16 है तो 6 हो जाएगा, क्लोरीन का 17 होता है तो 7 हो जाएगा, ऐसे करके याद रख सकते हो। बट ये याद रखना ज्यादा जरूरी है, आप जितना पढ़े होगे उतना से समझ में आ जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। हम लोग बात करेंगे 29 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। प्रश्न संख्या 29, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ठीक है। ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, एनोडीकरण कहलाती है। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, एनोडीकरण कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। चलिए हम लोग बात करेंगे प्रश्न संख्या 30 में कि कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। अभिक्रिया सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन होता है, देखो यहाँ पे अगर बात कर ले, एल्केन, एल्केन अल्कीन ये सब जानते होंगे। तो एल्केन, अल्केन का परमाणु, परमाणु नहीं, इसमें परमाणु का बात नहीं होगा, सॉरी। एल्केन है, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। उसी तरह से एल्कीन, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो CnH2n होता है। और एल्काइन का, ठीक है, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो CnH2n-2 होता है। अब देखो ध्यान से, ज्यादा क्रियाशील कौन होता है, तो मैं आपको बता देता हूं। सबसे अधिक क्रियाशील इसमें हो जाएगा एल्काइन, ठीक है, ये अधिक क्रियाशील है। उसके बाद ये हो जाता है थोड़ा सा कम, और सबसे कम होता है एल्केन, सबसे कम होता है एल्केन। इससे ज्यादा ये, इससे ज्यादा ये। बात समझ में आ रहा। तो अगर देखा जाए तो एल्काइन का अधिक क्रियाशील होता है, ये बात बता दिए। CH4, C 1 है और ये 4 है, 1 यहाँ पे देखो 1 रखो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 2 1 2 + 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। यानी ये आपका लिखा हुआ है एल्केन है, ठीक है, मीथेन है, इसका नाम मीथेन है। जैसे इंसान का नाम होता है ना, उसी तरह से इसका नाम मीथेन है, यानी एल्केन कैटेगरी में आएगा। 2, यहाँ पे कार्बन है 2, 2 दूना 4 और 2 6, ये भी आपका एल्केन है। देखो 2 दूना 4, ये आपका एल्कीन है, ठीक है, ये आपका क्या है, एल्कीन है। समझिएगा ध्यान से। 3 दूना 6 2 8, ये भी अल्केन है। तो ये अल्केन अल्केन अल्केन, तो बचा क्या, एल्कीन। तो ये कार्ब जो लिखा हुआ है सी में, ऑप्शन नंबर सी में, ये एल्कीन है और ये ज्यादा क्रियाशील होगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये ज्यादा क्रियाशील होगा। अल्काइन अगर कोई रहता तो वो उससे ज्यादा क्रियाशील होता। बात समझ में आ रहा। और पहचानने के लिए आपको ये तरीका अपनाना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा पढ़ना शुरुआत से पड़ता है, जो शुरुआत से पढ़े होंगे उनको तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए आपको याद करा दो, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। कभी कभी इसको ना इस तरह से भी लिख देता है CaOClCl, ठीक है, इस तरह से भी लिख देता है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। CaOCl, यहाँ पे देखो Cl दो एक ही साथ लिख दिया, यहाँ पे Cl को अलग अलग करके लिख दिया, तो सेम ही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। 31 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। विरंजक चूर्ण याद रखना पड़ता है, याद रखना पड़ेगा। चलिए आगे 32 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाएगा, तो यह देखो ध्यान से, A B मान लीजिए भाग लिया और C+D बना, तो ये जो भाग लेता है इसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक, ठीक है, अभिकारक
और जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रतिफल। जो बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिफल। तो भाग लेने वाले को क्या बोलेंगे बताइए? भाग लेने वाले को क्या बोलेंगे? अभिकारक बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है, अभिकारक कहा जाता है। क्लियर है ये बात? चलिए 33 नंबर क्वेश्चन में बात करते हैं कि भाई ये तो जानते ही हो, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, और नहीं याद है तो मैं बता देता हूँ, गांव से हो तो सब कुछ समझ में आता होगा। टूथपेस्ट, टूथपेस्ट मतलब हम लोग ब्रश करने के लिए टूथपेस्ट यूज करते हैं। आप लोग नीम का दातुन कभी यूज किए हैं? ये भी तो एक तरह से क्या हुआ, ब्रश करने के लिए यूज हुआ। और नीम जो होता है कड़वा होता है, मतलब वो क्षार होता है। क्षार का समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो टूथपेस्ट होता है क्षारीय, क्षारीय होगा कि बस अम्लीय होगा बताइए? क्षारीय होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। नीम का पत्ता कड़वा है बोलता है ना, कड़वा रहता है, तो यानी ये क्षार है। ठीक है, हम लोग तो खट्टा होता है ना, हम लोग खट्टा होता है, ठीक है। अबला नारी अम्लीय, देखते हो खट्टा खट्टा खाते रहती है सब। ऑप्शन नंबर ए सही है, इसमें टिक मरा गया तो उसपे मतलब कंफ्यूज मत होना, इतना तो सुन ही रहे हो तो लोग, मूर्ख तो नहीं है। मेरा कहते ना कि बिहार के लड़के और लड़कियां मूर्ख हो ही नहीं सकती, जानबूझ के बन जाते हैं, अलग बात। 34, निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिलिक समूह है? निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिलिक समूह है? तो ये बता देता हूं, ये एल्डिहाइड समूह है, एल्डिहाइड समूह। ठीक है, कुछ कुछ आ सकता है बाद में भी। ये जो है लिखा हुआ, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे, ये कीटोन समूह है, दीर्घिकार से होगा कीटोन समूह, सॉरी करने तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है, ये कार्बोक्सिलिक समूह है, कार्बोक्सिलिक, यही तो पूछ रहा है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक समूह यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। ये जो है ना ईथर है, ठीक है, आइयो दादा कैसन पियावा के चलित्रवा बोलते हो ना, ये ईथर है, ईथर, चलितर ईथर ऐसे करके याद रख सकते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ आप लोग का, और यहाँ पे हम बात करते हैं 35 नंबर प्रश्न के, यानी 35 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? ठीक है, 35 में क्या बोल रहा है कि किसके कारण अम्लीय वर्षा होती है? तो अम्लीय वर्षा होने का ना दो कारण है, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, अम्ल वर्षा का कितने कारण है? दो कारण है, दो कारण है। वो पहला कौन है? देखो, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, पहला कारण है। ये जब पानी होगा, ठीक है, तो जल के साथ अभिक्रिया करेगा, जल होता है ना H2O, ठीक है, जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये क्या बनाएगा? सल्फ्यूरस अम्ल बनाएगा। समझिएगा ध्यान से, सल्फ्यूरस अम्ल बनाएगा। ये हो गया। दूसरा कारण जो है वो है नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी कहा जाता है इसको, H2O यानी जल से अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पे नाइट्रिक अम्ल बनाएगा। ठीक है, कौन बनाएगा? नाइट्रिक अम्ल। ये भी अम्ल बना रहा है और ये भी अम्ल बना रहा है, तो दो दो कारण है। तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से कि आपको सल्फर डाइऑक्साइड भी हो सकता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी हो सकता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी हो सकता है। तो नाइट्रस ऑक्साइड तो इसमें नहीं है, आपको सल्फर ऑक्साइड दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। क्लियर है ये बात? चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा कि निकेल की परमाणु संख्या कितनी होती है? भाई निकेल का 28 होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। एक से कम 30 तक याद कर लीजिए, ज्यादा बेहतर होगा। आप याद क्या करोगे, है ना? अब राम भरोसे हिंदू होटल चलेगा, ये कहावत है, मैं मतलब किसी को अति नहीं कर रहा, सॉरी। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 27 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। लिखा हुआ है कि एक जांच प्रणाली में लिए गए बिलियन में एक लोहे की कील को डुबाया जाता है। एक जांच प्रणाली है, मान लीजिए ये जांच प्रणाली है, इसमें बिलियन है पहले से, ठीक है, इसमें बिलियन है। बिलियन जानते हो ना? हाँ, बिलियन जो होता है कोई चीज में मिलाया रहता है, पानी के रूप में रहता है, उसको बिलियन बोलते हैं। एक लोहे को कील को इसमें डुबाया गया, तो मैं बोल देता हूँ लोहे का कील जो है पीला रंग का, ये लोहे का कील हो गया, ठीक है, ये लोहे का कील हो गया। थोड़ा सा नहीं दिख रहा है लेकिन ध्यान रखना, तो लोहे का कील हो गया। अब ध्यान से देखो, आधे घंटे के बाद यह देखा गया है कि बिलियन का रंग परिवर्तन हो गया। ये जो बिलियन था इसका रंग आधे घंटे के बाद, ठीक है, आधा घंटा के बाद
क्या हो गया, रंग में परिवर्तन हो गया, रंग परिवर्तन हो गया। इसका मतलब अंदर अभिक्रिया हुआ होगा। अभिक्रिया परिवर्तन हो चुका। उस जांच में प्रकनली में के विलयन में क्या था, प्रकनली के विलयन में क्या रहा होगा जो लोहा से अभिक्रिया कर गया। ठीक है, कि भाई लोहा से अभिक्रिया कर जाए, आखिर क्या रहा होगा उसमें, तो सोचते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, उसी ऑप्शन पे चल सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन जो दिया हुआ है इतना है। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। ZnSO4 है, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट। ZnSO4, अब इसमें कंफ्यूजन है आप लोग का, तो थोड़ा सा मैं याद कराने के लिए एक चीज बोलता हूं। के बा काना, के बा का ना, मगल मंजन कर पे को नी सन पब एच, नीचे का लिख देता हूं यहाँ पे। ठीक है, चापा CHAPPA। ठीक है, यहाँ पे यू, यहाँ पे यू, यहाँ पे GD और T होता है, ये होता है। ऊपर जाने पे अभिक्रियाशीलता बढ़ता है, यानी क्रियाशीलता बढ़ता है, क्रियाशीलता बढ़ेगा ऊपर जाने पर। यहाँ पे सबसे कम क्रियाशीलता किसका है, AU का है, और सबसे ज्यादा क्रियाशीलता K का है। इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। इसमें जो ऊपर है उसका क्रियाशीलता ज्यादा होता है, जो सबसे नीचे है यानी सोना सबसे कम क्रियाशील होता है। सोना जो है सबसे कम क्रियाशील होता है। ये पानी के साथ, अम्ल के साथ किसी के साथ अभिक्रिया उतना स्पीड में नहीं करता, हवा के साथ किसी के साथ भी नहीं करता स्पीड में। चलो देखिए, तो मैं आपको बता देता हूं कि आखिर लोहा से अभिक्रिया, लोहा से कौन मान गया बे भाई, लोहा से कम क्रियाशील जो रहा होगा वही माना होगा, लोहा भी तो नहीं मानेगा। अगर किसी को तुमको चेयर पर से हटाना है तो कमजोर रहेगा तुमसे तब ना हटा पाओगे। अगर तुम्हारे सब बराबर का भी है तो भी नहीं हटा पाओगे, और तुमसे ऊपर है तो भी नहीं हटा पाओगे। तो देखो ध्यान से, ZnSO4, Zn तो ऊपर है, तो इसको तो हटाने से रहा, इसको नहीं हटा पाएगा, तो पर अभिक्रिया नहीं हुआ। अब यहाँ पे लिखा हुआ है CuSO4, बताओ Cu किधर है भाई, नीचे है, Fe से नीचे, इसी को हटा पाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। बस इसमें भी बता देता हूँ, Fe तो खुद है, खुद को तो नहीं हटा सकते, तो ये भी नहीं हटा पाएगा, इसके साथ भी अभिक्रिया नहीं हुआ। Al कहाँ पे, ऊपर है, तो इससे भी ऊपर है, तो इसको भी नहीं हटा पाता है। तो यहाँ पे विलयन में CuSO4 जरूर से जरूर रहा है। बात समझ में आया। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 38 में लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, कि एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में कौन सी गैस बनती है। एथेनॉल जो होता है, मिथेनॉल, मीथेन से बनता तो मिथेनॉल, एथेन से बना एथेनॉल, तो यानी CH3 CH2OH, ये हो जाएगा एथेनॉल। ये क्या है, एथेनॉल है। देखो आप लोग को थोड़ा सा लगता होगा कि ज्यादा समझाते हैं, तो आप स्पीड करके देख सकते हैं। ठीक है, या यहाँ पे भगा सकते हैं अगर आपको पहले से आता है। नहीं आता तो थोड़ा देख लेना ज्यादा बेहतर रहेगा। 1 से 1.5 घंटा में कुछ नहीं बिगड़ता, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो दूसरा टाइप का भी क्वेश्चन आएगा तब बन जाएगा। एथेनॉल, एथेनॉल है मतलब इसमें जो है वो भस्म है, यानी क्षार है, एक तरह से बोल सकते हो। भस्म क्षार एक ही चीज होता है। भस्म जो होता है पाउडर के रूप में होता है, और वही पाउडर को पानी के रूप में मिला दिया जाए, मतलब पानी में मिला दिया जाता है, क्षार हो जाएगा। अब यहाँ पे H2SO4 का नाम सल्फ्यूरिक अम्ल है, यानी ये अम्ल है। यहाँ पे दोनों का अभिक्रिया होगा, दोनों का अभिक्रिया होगा तो अम्ल भस्म अभिक्रिया हुआ। ठीक है, अम्ल क्षार अभिक्रिया, अम्ल भस्म अभिक्रिया, गर्म करने पे, हीट करने पे। ठीक है, यहाँ पे ये जो होता है, समझिएगा ध्यान से, ये जो होता है इसमें से ये क्या कर लेता है, ये H2SO4 है यानी अम्ल है। ठीक है, अम्ल है तो OH माइनस को टाल लेता है, तो यहाँ पे बचता है CH3। ठीक है, तो CH3 ने यहाँ पे डबल बॉन्ड बना के CH2 ये बन जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भाई आप लोग को पढ़े होंगे ना कि अम्ल भस्म की अभिक्रिया में क्या बनता है, लवण और जल बनता है। तो यहाँ पे जल बनेगा और एक लवण बनेगा, वो होता है HSO4 माइनस, ये बनता है। क्लियर है। चलो हमको बात करना है इससे। यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई कौन सा गैस बनेगा, तो ये क्या है, एथिलीन है। क्या है, C2H4, C2H4 एथिलीन, यानी C2H4 आपका ऑप्शन नंबर डी में बन रहा है। सही जवाब। क्लियर है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हम लोग बात करते हैं 39 नंबर क्वेश्चन में
कि हीरा निम्नलिखित में किस तत्व का अपरूप है। ये कार्बन चैप्टर में आपको पढ़ाया गया था और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कार्बन का अपरूप है। ठीक है, किसका अपरूप है भाई? कार्बन का अपरूप है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। 39 नंबर कंप्लीट हो गया। 40 नंबर में हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे दिखा हुआ है कि 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। लगभग में 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। लगभग में कितना? 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 यानी प्रश्न संख्या 41 में, निम्नांकित यौगिकों में कौन जल में विलय है। देखो, बेंजीन तो कभी नहीं मिलता है, मीथेन तो गैस है, ये भी नहीं मिलेगा। ग्लूकोज है, यही आपको जल में विलय है। विलय मतलब बिला जाना, उसमें मिल जाना, उसमें घुला जाना, घुल जाना, यही। कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है, तो ये भी आपको नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। क्लियर है ये बात? चलिए आगे बात करें तो हम लोग बात करते हैं प्रश्न संख्या 42 यानी क्वेश्चन नंबर 42 में, निम्नांकित में कौन अमलगम है। अमलगम क्या होता है भाई? सुनो, है जी और यहाँ पे एक धातु रहेगा। है जी क्यों बोल रहे हैं? एच से है, जी से जी, याद रखने के लिए बोल रहा हूं। तो यहाँ पे अगर आप समझते हैं, समझिएगा, अमलगम के बारे में बात हो रहा है। तो कोई भी अगर धातु है और उसके साथ है जी, धातु है जी, तो समझ लीजिए वो आपका अमलगम है। तो यहाँ बताइए, धातु है ये, सोडियम क्या होता है? धातु होता है। तो ये धातु है और यहाँ पे है जी तो लगा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी में आप टिक मारिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी में है कोई है जी? देखो नहीं है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यहाँ पे बात करेंगे एथिलीन का आयुपैक। आई यू पैक, कहाँ पैक होना है भाई? हम तुम एक कमरे में बंद है, चाबी खो जाए, आई मतलब मैं, यू मतलब तुम, पैक हो जाए। आई यू पैक नेम पूछ रहा, एथिलीन का पूछ रहा। एथिलीन जो होता है वो साधारण नाम होता है। जैसे देखो, हर आदमी का 2-3 नाम रख देता है, दोस्त सब का कुछ खचरा सब होता है, कुछ कुछ नाम रख देता है। लेकिन स्कूल का नाम कुछ और होता है, घर का नाम कुछ और होता है, तो साधारण नाम होता है। एथिलीन जो लिखा हुआ है साधारण नाम है। तो एथिलीन के नाम पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, ये है आपका एथिलीन। यहाँ पे लिखा हुआ है एथिलीन, ये साधारण नाम हुआ। एथिलीन लिखा हुआ, ये साधारण नाम हुआ। और यहाँ पे इसी का आयुपेक यानी स्पेशल नाम जो होगा, आयुपेक जो नाम होगा वो होगा एथीन। क्या होगा भाई? एथीन होगा। ये आई यू पेक नामकरण यानी नाम होगा। तो आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी में आपका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। तो ये आपका क्वेश्चन बन गया। चलिए आगे 43 नंबर क्वेश्चन में बात करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ ब्यूटेनोन। आपको अगर ये कार्बन चैप्टर अच्छा से पढ़े हैं तो आपको समझ में आएगा ये कि क्या है। ब्यूटेनोन का अनुसूत्र क्या है? ब्यूटेनोन का अनुसूत्र है C4H8O। इसका क्रियाशील समूह क्या होगा? कीटोनिक होगा भाई। अगर कुछ कर लोगे, ठीक है, CH3 CH2 CH2, इसके अलावा क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। तो ये कीटोनिक है, ये कीटोन का समूह है, तो कीटोनिक है होगा ना, कीटोनिक होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। 45 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। एल्काइन में 2 कार्बनों के परमाणुओं के बीच में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? चलो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज क्लियर कर देता हूँ फिर से। एल्केन, एल्केन का अगर देखा जाए तो CC सिंगल बॉन्ड होता है, इसका परमाणु संख्या आता है CnH2n+2। उसी तरह से एल्कीन, एल्कीन में कार्बन के बीच में, ठीक है, डबल बॉन्ड होता है यानी CC डबल बॉन्ड, द्विबंधन। और इसका परमाणु संख्या संरचना सूत्र जो होता है, अनुसूत्र जो होता है, ठीक है, वो होता है CnH2n। उसके बाद एल्कीन, देखो एल्कीन, सॉरी एल्कीन तो हो गया ना, एल्काइन। एल्काइन, एल्काइन जो है इसका अनुसूत्र के बारे में पहले तो ये बता देता हूँ कि कार्बन कार्बन के बीच में कितना बंधन बनेगा? 3 बंधन बनेगा। इसका अनुसूत्र होता है यानी संरचना सूत्र जो होता है ये होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे बोल रहा है कि एल्काइन, एल्काइन है ना, 2 कार्बनों के बीच में, बताओ तो 2 कार्बनों के बीच में क्या बन रहा है? 2 कार्बनों के बीच में त्रिबंध, यानी बीच कितने सहसंयोजक बंधन बन रहे हैं? तो 1 2 3 काउंट करने आता है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। बात समझ में आया? चलिए देखिए 46 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि
सिनेबार, सिनेबार किस धातु का अयस्क है? सिनेबार जो है वो आपका मरकरी का यानी Hg का अयस्क है। क्लियर है ये बात? ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 47 में सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नांकित में किस विधि द्वारा होता है? ठीक है, निम्नांकित में किस विधि द्वारा होता है? तो ये हो जाएगा फेन उत्प्लावन विधि द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा हो जाएगा? फेन उत्प्लावन विधि द्वारा। एक दो क्वेश्चन नहीं भी बनेगा तो क्या प्रॉब्लम है आप लोग के लिए? आप लोग के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बनाना तो 40 ही है। तो मैं आपको बता रहा हूँ तो थोड़ा सा आपको कुछ कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो उतना लोड नहीं लेना है, परेशान नहीं होना है। ठीक है, मेरे से नहीं बन रहा है फलाना ठिकाना। चलिए देखिए, जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? आपको बता देता हूं, जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। अगर इसमें से वैद्युत धारा आप पास करा देते हैं, वैद्युत अपघटन कराइएगा तो मतलब क्या होगा? वैद्युत धारा पास कराना है तो ये टूटेगा H प्लस और OH माइनस में। ठीक है, H प्लस और OH माइनस में। प्लस जो है ना वो कैथोड पे जाता है। ठीक है, प्लस वाला जो जाता है वो कैथोड पर जाता है और माइनस वाला जो जाता है वो एनोड पे जाता है। कैथोड एनोड क्या होता है? तो आप बैटरी देखे होंगे। ठीक है, बैटरी का ये गर्म और ये ठंडा। ठीक है, गर्म वाला को प्लस बोलते हैं, ठंडा वाला को माइनस बोलते हैं। यही हुआ कैथोड। ठीक है, और ये हुआ एनोड। बात समझ में आ रहा कि नहीं? ये कैथोड हुआ और ये एनोड हुआ। क्लियर है ये बात? चलिए देखिएगा, तो ये H प्लस जो है पॉजिटिव वाला जो है कैथोड पे जाएगा। N से नेगेटिव 9 किस में है? एनोड में 9 है, नेगेटिव वाला एनोड पे जाएगा। बाकी आप समझदार है, समझ सकते हैं कि H प्लस वाला कहाँ जाएगा। तो कैथोड पे कौन जाएगा? तो हाइड्रोजन जाएगा। कैथोड पे कौन जाएगा? हाइड्रोजन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। क्लियर है ये बात? आगे चले, चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि निम्नांकित में कौन सा तत्व सबसे अधिक आधातुई गुण वाले हैं? तो क्लोरीन है। सबसे आधातुई वाला गुण जो है वो क्लोरीन में होता है। अगर इसमें फ्लोरीन होता तो फ्लोरीन का होता। सबसे अधिक आधातुई गुण जो होता है वो फ्लोरीन में होता है, बट यहाँ पे आपका फ्लोरीन ऑप्शन नहीं है। नीला थोथा या तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CuSO4। ठीक है, N2 अगर देखा जाए तो 5H2O भी पानी सट गया तो क्या हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। CuSO4 ही जनरली देखा जाता है, बट 5H2O लगा हुआ है तो इसमें मेरे को थोड़ा सा डाउट है कि अगर पानी है तो बदल तो नहीं जाएगा, बट आई थिंक नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए 51 नंबर क्वेश्चन में बात करेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि प्रदूषण मुक्त ऊर्जा स्रोत क्या है जिसमें प्रदूषण ना हो? पवन ऊर्जा से प्रदूषण होता है? हाँ, सौर ऊर्जा से प्रदूषण होता है? जल जल वैद्युत ऊर्जा से प्रदूषण होता है? नहीं होता है। इनमें से सभी हो जाएगा आपका प्रदूषण मुक्त ऊर्जा। क्लियर है ये बात? 51 नंबर क्वेश्चन है तो आपका चुटकी में बन रहा है, एकदम हलवा क्वेश्चन है ये। निम्नांकित में किस हाइड्रोकार्बन, देखिए यहाँ पे, किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच 3 आबंध होंगे? तो 3 आबंध किस में होता है भाई? तो आपको बताया हुआ है एल्कीन में। किस में होता है? एल्कीन में होता है। और इसका सामान्य सूत्र क्या होगा? तो CnH2n-2 होगा। ठीक है, देखो ये कैसे निकालेंगे? तो C जितना रहेगा ना उसका डबल करके 2 घटा देना। जैसे देखो यहाँ पे 3 है तो 3 दूना 6 में से 2 घटा दो। जिनमें दूना 6 में से 2 घटा दो 4, नहीं ये अल्कीन नहीं है। ठीक है, ये अल्केन नहीं है। 3 दूना 6 2 8 है, ये अल्केन है। ये अल्केन है, जुड़ रहा है। ठीक है, उसका 3 दूना 6, 6 में से कितना घटाओगे? 2 घटाओगे। 3 दूना 6, 6 में से 2 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये आपका एल्कीन है। नहीं सॉरी, ये तो आपका अल्काइन है। तो यही होगा जिसमें आपका 3 को बंधन होगा। देखो 2 दूना 4 2 6, ये तो आपका एल्केन है, ये भी एल्केन है, तो इसमें भी आपका सिंगल बंधन होगा। और यहाँ पे देखो CH4 यानी 1 को कार्बन और 4 को हाइड्रोजन, ये भी आपका एल्केन है। एल्केन जैसे इंसान होता है ना उसके बाद नाम होता है, नाम अलग है इसका सबका। ठीक है, लेकिन एल्केन के ग्रुप में आएगा। तो आपको बता दें यहाँ पे कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही जवाब है। इसी में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में 3 आबंध होते हैं। चलिए आगे बात करें, थोड़ा सा पानी पी रहा था, सॉरी। 53 नंबर क्वेश्चन में बात करते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि निम्नांकित में कौन सा यौगिक एरोमेटिक यौगिक है? भाई जग जाहिर है बेंजीन है। बेंजीन आंख मतलब आंख मून के लगा देना, इसके अलावा कोई नहीं देगा। बेंजीन ही सिर्फ है जो आपके 10वां के सिलेबस में, बेंजीन ही सिर्फ है जो एरोमेटिक है। ठीक है, अगर आया तो आंख बंद करके एरोमेटिक में बेंजीन लगा दीजिए।
अब देखिए उच्च भाषीय अम्लों में सोडियम लवण कहलाता है भाई, साबुन कहलाता है। एकदम टिक मार दो, फटाक से टिक मारो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके जितना भी सिलेबस में पूछा जाएगा इसका इतना ही कैपेसिटी है, ज्यादा कैपेसिटी नहीं है, ठीक है। मैंने आपको बोला था एक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। देखो एक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है 2n², ठीक है, 2n² होती है। यहां से इसको थोड़ा सा मिटा दूं, सही से लिख दूं, 2n² होती है। तब देखिए 2n² ऑप्शन नंबर सी में आपका सही जवाब है। 55 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। साइटोन का आकार कैसा होता है, बायोलॉजी का आ गया। साइटन, साइटन कैसा होता है, देखो ध्यान से, ऐसा होता है साइटन। ये होता है। यहाँ पे ये जो लगा रहता है उसको डेंड्राइट्स बोलते हैं। इससे आपको क्या मिलता है, संवेदना, आवेग, ये सब आता है, यानी इंफॉर्मेशन आता है, ठीक है। ये हमारे शरीर में होता है भाई। ये जो होता है इसको केंद्रक बोलते हैं हम लोग, केंद्रक, ठीक है। ये जो है ये साइटन है, ठीक है। तो दूसरा कलर से कर दे, जो नहीं तो कंफ्यूज हो जाइएगा आप। ये जो है इसको साइटन बोलते हैं। बताओ तो साइटन किस तरह का है, तो चंद्राकार है। तो ताराकार चंद्राकार एक ही बात है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है। चलते हैं आगे। 56 नंबर क्वेश्चन के बाद 57 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि निम्नांकित में कौन एक पादप हार्मोन नहीं है। ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या है, लव हार्मोन है, ठीक है। प्यार जो होता है, आपको किसी को देख के आपके दिल में जो धड़कने गिटार बजने लगती है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण ही होता है। और ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन लड़कियों में ज्यादा होता है, और ये प्रेगनेंसी के दौरान भी बहुत हेल्प करता है, तो वो अलग बात है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। बाकी अगर आप देखिएगा तो एथिलीन, साइटोकाइनिन, ऑक्सीन, ये सब जो है ये एक पादप हार्मोन है। अब आपको हम ना पादप हार्मोन का याद कराने के लिए एक अथी देता हूं, ठीक है। सोजा, ट्रिक है, सोजा, ऐसे करके सोजा लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से कि ये एस से क्या होता है, तो एस से होता है साइटोकाइनिन, शॉर्ट के काने का साइटोकाइनिन, समझिएगा ध्यान से। ओ से जो होता है ये होता है ऑक्सीन। ये सब ना पादप हार्मोन है, ऑक्सीन। उसके बाद जे से होता है जिब्रेलिन्स, जिब्रेलिन्स। ए से हो जाएगा एथिलीन। इसमें ना बहुत सारा क्वेश्चन आता है बाबू, इतना ही से नहीं चलेगा, आप लोग को और ऑब्जेक्टिव याद करना पड़ेगा। और ये हो जाएगा एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड। यहाँ पे हिंदी में अम्ल लिख देता हूँ, क्या दिक्कत है, बात समझ में आ रहा। तो ये जो हुआ ना, इस पे आप याद रख सकते हैं। ये पांचों जो होता है ये आपका पौधे का पादप हार्मोन होता है, यानी पौधे का हार्मोन होता है, ठीक है। तो आप याद रख सकते हैं इसको इस तरह से। तो बताइए इसमें साइटोकाइनिन भी है, एथिलीन भी है, ऑक्सीन भी है, तो सब तो पादप हार्मोन है। सिर्फ ऑक्सीटोसिन जो है लव हार्मोन है, जो कि हमारे मतलब कि मनुष्य में पाया जाता है ये, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन है। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि पादप हार्मोन नहीं है। इनमें से कौन है जो पादप हार्मोन नहीं है, तो ऑक्सीटोसिन जो है वो लव हार्मोन है, जो इंसानों में पाया जाता है, पादप में नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। क्लियर है ये बात। अच्छा एक चीज बताओ तो लोग कि महिलाओं में जो हार्मोन पाया जाता है स्त्री हार्मोन के नाम से जाना जाता है। बताओ तो कौन कौन हार्मोन है महिलाओं में जो हार्मोन पाया जाता है, वो कौन कौन हार्मोन है। तो एक एस्ट्रोजन, स्त्री, एस जरूर आएगा उसमें, एस्ट्रोजन हार्मोन हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा हार्मोन जो है वो होता है प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन। ऑक्सीटोसिन भी होता है, जो मतलब दूध निकलने में भी हेल्प करता है, ठीक है, ऑक्सीटोसिन। आज समझ में आ रहा। तो ये हुआ स्त्री हार्मोन। अगर हम बात करें जेंट्स का, यानी अगर क्या बोलते हैं पुरुष हार्मोन, पुरुष हार्मोन के बारे में बात करें तो इसमें आप याद रखिएगा। देखो कभी कभी नेट में भी गलत दे देता है, मैंने इसके बारे में नेट पे सर्च किया था तो एक चीज गलत दिया हुआ था, तो उस पर मत जाइएगा, ध्यान से सुनिएगा।
टेस्टेस्टेरोन जो होता है, टेस्टेस्टेरोन ये होता है टेस्टिस में निकलता है ये, ठीक है। यानी टेस्टिस मतलब क्या हुआ, अंडकोश, उसमें निकलता है। ये पुरुष का हार्मोन होता है जिसको नरलिंग हार्मोन बोल सकते हो, ठीक है, नरलिंग हार्मोन बोलते हो। और एक होता है एंड्रोजन, यहाँ पे देखो एस्ट्रोजन, इसमें एस है और इसमें एंड्रोजन होता है, एंड्रोजन, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? तो ये होता है नरलिंग हार्मोन और ये एस वाला रहेगा स्त्री, एस से स्त्री, तो स्त्री हार्मोन हो जाएगा। क्लियर है ये बात? चलते हैं हम लोग आगे। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 58। यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करता है। यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करता है, तो मैं आपको बता देता हूं कि यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करता है, यकृत में प्रवेश करता है, ठीक है। यकृत को ना लीवर कहा जाता है। अगर आप कंफ्यूज होते होंगे तो मैं बता देता हूं कि लीवर कहाँ पाया जाता है। ऐसे मान लीजिए ये शरीर है, ठीक है, ऐसे शरीर है और यहाँ पे फेफड़ा उपड़ा तो हो ही गया ना, यहाँ पे आपको लीवर पाया जाता है। इस तरह से अमाशय यहाँ पे होता है, ये लीवर रहता है, ठीक है, ऐसे करके दो भाग में भी रहता है ऐसे। ये लीवर होता है जिसको हम लोग हिंदी में यकृत बोलते हैं और यहीं पे आपको अमाशय, या ये अमाशय है, ठीक है, और यहीं से आपका आंत शुरू होता है, ऐसे करके जाता है। बात समझ में ना? लीवर में पित्त रहता है, पित्ताशय रहता है, इसमें कनेक्ट रहता है, तो वो सब बात आपको क्लास में पढ़ना होता है, समझ में आ जाएगा उससे। यकृत हो गया। क्लियर है? 58 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग बात करेंगे 59 नंबर में कि निम्नलिखित में कौन सी परिस्थितिक तंत्र एक जैव घटक हो सकती है। जैव मतलब जिंदा। अरे भाई मर जाए अलग बात है, बाद में मरे अलग बात है, बट जिंदा रहना चाहिए वो पहले से। कौन हो सकता है? तापमान तो कभी जीवित नहीं, वायु भी कभी जीवित नहीं, मृदा भी कभी जीवित। कवक जो हो सकता है वही जैव घटक हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है, कवक होगा। क्लियर है ये बात? चलिए आगे बात करेंगे 60 नंबर क्वेश्चन में। देखो आ गया, अभी मैंने बताया था इसके बारे में और आ भी गया कि नर युग्मक, सॉरी ये दूसरा है, नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है। मैं इस पे थोड़ा सा डिटेल से एक बात कर लेता हूँ, ठीक है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा आपको। मान लीजिए कि ये जो है वो है नर, ठीक है, और ये जो है वो है मादा यानी महिला, मादा माता महिला, ऐसे करके याद रखिएगा। तो ये मादा हुआ और ये नर हुआ, ठीक है, नर नारी। तो नर मतलब यहाँ पे देखो लड़का है, तो नर में जो नर युग्मक निकलता है, ठीक है, युग्मक, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, शुक्राणु बोलते हैं। शुक्र है, शुक्राणु, शुक्र है कि तुम नर हो, नहीं तो अभी नारी होते तो सब पे भारी होते। खैर सब अपने अपने जगह पे सब इम्पोर्टेंट है, मैं किसी पे कमेंट नहीं कर रहा हूँ, प्लीज अति नहीं मानना। इसको हिंदी इंग्लिश में स्पर्म कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में स्पर्म बोलते हैं, स्पर्म भी कभी कभी लिखा आ जा सकता है। नर युग्मक का ही ना, देखो नर युग्मक ही बोला जाता है, शुक्राणु को स्पर्म भी बोला जाता है उसको। उसी तरह से मादा में जो मादा युग्मक होता है, मादा युग्मक जो होता है, युग्मक ध्यान रखना, इसको बोला जाता है अंडाणु। इसको क्या बोला जाता है? अंडाणु बोला जाता है, या अंडा भी सिर्फ बोला जाता है। अंडा मुर्गी देती है, मुर्गा थोड़ी देता है, यानी मादा। समझ में आ रहा है? अंडाणु, अंडा, ऐसे करके याद रख सकते हैं। अब नर युग्मक जो होता है ये बता देते हैं, सचल होता है। सचल मतलब चलने वाला, सचल मतलब चलने वाला। इसका थोड़ा सा अगर देखा जाए तो आकार जो होता है, आकार छोटा होता है, आकार छोटा होता है और चलने वाला होता है। सचल मतलब चलने वाला। मादा युग्मक जो होता है वो अचल होता है, मतलब नहीं चलने वाला, ठीक है, नहीं चलने वाला। बात समझे? और देखो ये बता रहा हूं कि जरूरी नहीं कि आपको यही सेम टू सेम क्वेश्चन पूछेगा, नहीं तो सेम टू सेम पूछता तो मैं तो आपको आंसर बता के निकल लेता, ठीक है। थोड़ा सा समझना है तो समझ लीजिए, नहीं तो आप स्पीड में बढ़ा के निकाल सकते हैं। और ये जो होता है आकार में, इसका आकार जो देखा जाए, साइज जो देखा जाएगा वो बड़ा होता है। क्लियर है ये बात? चलो देखो, अब नर युग्मक जो है, अब आपको यहाँ पे एक चीज बता देता हूं कि नर में जो गुणसूत्र होता है वो 23 जोड़ा होता है, यानी 46 गो गुणसूत्र होता है, ठीक है, 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से अगर देखा जाए तो आपका 44 गो तो होता है जो बाकी गुण है उससे, बाल का रंग, शरीर का रंग, ये सब का लिए गुणसूत्र होता है, 44 हो गया। और तुम लड़का हो इसके लिए यहाँ पे 2 गो जो होता है वो गुणसूत्र होता है, एक्स, ये होता है,
यानी 44, 45, 46 यानी 46 गुणसूत्र हो गया। उसी तरह से लड़की का अगर बात करते हैं, लड़की में कितना 46 गुणसूत्र इसमें भी होता है, 46 गुणसूत्र इसमें भी होता है, समझिएगा ध्यान से। उसमें से 44 को आपका जो बाल का रंग हुआ, आंख का रंग हुआ, आपका शरीर गोरा है नहीं है, वो चीज का पे डिपेंड करता है। और दो जो है वो आपको लिंग गुणसूत्र होता है, वो एक्स एक्स है, ठीक है। तो लड़का में एक्स वाई होता है, लड़की में एक्स एक्स होता है। लड़का में एक्स वाई होता है, लड़का में एक्स वाई होता है, लड़की में एक्स एक्स होता है। ये लिंग गुणसूत्र है, ठीक है। ये क्या है? लिंग गुणसूत्र। उसी तरह से ये भी हो जाएगा लिंग गुणसूत्र। बात समझ में? अब ये जो नर युग्मक है और ये जो मादा युग्मक है, ये एक जगह जब मिलेगा तो इस मिलने के प्रोसेस को, ठीक है, ये मिलेगा तो मिलेगा तो क्या बनेगा वो अलग बात है, लेकिन इसको प्रक्रिया, मिलने की प्रक्रिया को, ठीक है, मिलने की प्रक्रिया, प्रक्रिया का नाम है संलग्न, संलग्न, ठीक है। और ये अगर तुम मिलने गए, किसी को गुलाब देने गए, एक्सेप्ट हो गया है ना, अभी तो बहुत सारा गुलाब मिला होगा, दिए होंगे, अलग बात है, सब तुम लोग को बच्चा समझता है। तो अगर एक्सेप्ट हो गया, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई जानवर का स्पर्म डाल दिया जाए किसी लड़की में किसी तरीके से, तो क्या एक्सेप्ट हो जाएगा? नहीं, एक्सेप्ट नहीं होगा। तो मिला तो लेकिन एक्सेप्ट नहीं हुआ, मिला तो लेकिन एक्सेप्ट नहीं हुआ, तो संलग्न तक ही रह जाएगा। लेकिन मिलने के बाद अगर एक्सेप्ट हो गया तो उस प्रक्रिया को, ठीक है, निषेचन कहते हैं। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। तो हम लोग डायरेक्ट निषेचन में ही पहुंच जाते हैं, ठीक है, हम लोग डायरेक्ट निषेचन में ही पहुंच जाते हैं। अब बताओ, ये प्रक्रिया का नाम बताया मैंने, ठीक है, ये जो बताया वो प्रक्रिया का नाम बताया, ये बना क्या? तो ये जो बना है इसको हम लोग बोलते हैं जाइगोट। जाइगोट इंग्लिश शब्द है और इसका हिंदी होता है युग्मनज, युग्मनज, ठीक है। अब शुरुआत में जो बना इसको युग्मनज बोलते हैं, यानी जाइगोट बोलते हैं। और 1-2 महीना बाद ये जो विकसित होता है तो इसका नाम होता है एम्ब्रियो, ठीक है। इसका नाम क्या होता है? एम्ब्रियो, जिसको तुम लोग भ्रूण बोलते हो। कभी कभी नहीं देखते हो, भ्रूण हत्या का बात होता है तो ये भ्रूण हो जाता है। तो जाइगोट, तो यहाँ पे बताओ कि नर युग्मक और मादा युग्मक संयोजन से, ठीक है, नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनेगा? तो जाइगोट बनेगा। अब ऑप्शन नंबर में चलते हैं। अब ये सब मिट जाएगा, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जाइगोट बोलेंगे। तो जाइगोट पे बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ ऊपर ही था आपका ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी आपका जाइगोट होगा। क्लियर है ये बात? आगे चले, चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 में। यहाँ पे लिखा हुआ है, अब इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। पादप अपशिष्ट संचित कहाँ रहते हैं? पादप में जो अपशिष्ट होता है, गोंद होता है, ये सब कहाँ रहता है? कोशिकीय रिक्तिकाओं में रह सकता है, पत्तियों में रह सकता है, छाल में भी रह सकता है, यानी इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। 62 नंबर क्वेश्चन में चलिए, यहाँ पे थोड़ा सा बात करना पड़ेगा कि सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब क्या होता है। चलो देखो, मैं आपको बता देता हूँ, संकुचन, संकुचन, संकुचन या प्रकुंचन, प्रकुंचन, ठीक है। संकुचन का मतलब होता है सिकुड़ना, सिकुड़ना। प्रकुंचन का मतलब होता है फैलना। बात समझ में आ रहा? अब इसी को दूसरे भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, सिकुड़ना को ही हम लोग क्या बोलते हैं? अनुशीतलन बोलते हैं, अनुशीतलन। और इसको बोलेंगे फैलना को, यानी प्रकुंचन को हम लोग बोलते हैं शिथिलन। बात समझ में आया? तो देखो ध्यान से, अब इसका जो दबाव होगा, ठीक है, इसका जो दबाव होगा वो कैसा होगा? दबाव यानी दाब, दबाव यानी दाब, समझिएगा ध्यान से। तो अनुशीतलन दाब जो होगा। अब देखो एक चीज और बता देता हूं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम लोग सिस्टोल, सिस्टोल, और इसको बोलते हैं डायस्टोल, ठीक है। तो ये चीज आपको रखना पड़ेगा, याद, समझ में आना चाहिए। अनुशीतलन अगर ज्यादा सिकुड़ जाए कोई दिक्कत नहीं है, यानी 120 mm इसका दबाव हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, 120 होता ही है एक्चुअली, हम इसलिए बोल रहे हैं ऐसा। और शीतलन ज्यादा फैल जाएगा तो भाई ढोल हो जाओगे, ज्यादा फैलना नहीं है। तो समझ में आ रहा है? तो ये हो जाता है 80 mm। तो आपको पूछ क्या रहा है? आपसे क्या पूछ रहा है? अनुशीतलन रक्तदाब पूछ रहा है। अनुशीतलन रक्तदाब कितना होता है? 120 mm होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है?
सही जवाब है। तो ये हो गया, बात समझ में आया। चलो आगे बात कर देंगे 23 नंबर क्वेश्चन में, और ये बहुत हलवा प्रश्न है कि मनुष्य, बिल्ली, चमगादड़ के अग्रपाद, आगे का जो पाद होता है यानी पैर जो होता है कैसा होता है, आगे का जो पाद होता है पैर होता है वो कैसा होता है। तो आपको बात करके बता दें कि ये समजात अंग होता है। कैसा होता है भाई, समजात अंग होता है। 63 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। हम लोग आगे बात करेंगे 64 नंबर क्वेश्चन में, पादप में यानी पौधों में, फ्लोएम, फॉसे फ्लोएम, फॉसे फूड, ठीक है, फूड मतलब भोजन, फूड मतलब क्या होता है, भोजन होता है। तो भोजन पहुंचाने का उत्तरदायी कौन होता है, फ्लोएम होता है, ठीक है, क्या होता है, फ्लोएम होता है। कहा गया, भोजन संवहन का कार्य करता है, ऑप्शन नंबर डी में है। और जौ से जाइलम, जाइलम जो होगा जौ से जल, जल पहुंचाने का कार्य करेगा। जाइलम जो होगा वो किसको पहुंचाने का, जल पहुंचाने का कार्य करेगा। 64 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब चलिए, अब वयस्क का मतलब क्या होता है, वयस्क का मतलब बताना तो नहीं पड़ेगा आपको। वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं, वयस्क मतलब जवान, जो पूरी तरह से जवान हो गया। तुम लोग अपने आप को जवान मत समझना, ठीक है, 10th वाला बच्चा सब, क्योंकि जब जवान होंगे तो आपके पास 32 गो दांत होंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एल गेली, बेल गेली, गेली कलकत्ता, 32 गो पेड़ मिलल 21 गो पत्ता, बच्चा में हम लोग पढ़ते थे यार। चलो अब आ गया वो जो एंड्रोजन वाला बताए थे, एंड्रोजन, यहाँ पे एस नहीं ना है तो एंड्रोजन लिखा हुआ है। एंड्रोजन मतलब क्या हो जाएगा, नरलिंग हार्मोन हो जाएगा। अगर एस रहता तो आप कंफ्यूज नहीं होते, उसमें फिर मादालिंग हार्मोन मारते थे, ठीक है। एस नहीं है इसमें, एंड्रोजन लिखा हुआ है तो नरलिंग हार्मोन हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आगे बात करते हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन का मतलब होता है तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका, समझिएगा ध्यान से। अब ये तंत्रिका कोशिका वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है, तंत्रिका कोशिका में वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है उसको क्या बोलते हैं, समझिएगा ध्यान से, उसको क्या बोलेंगे। तो ये जो होता है ना, इसको डेंड्राइट्स बोलते हैं, यहीं से जानकारी हासिल होता है, ठीक है। ये साइटन केंद्रक है, ये साइटन है, ठीक है, तो बार बार हम नहीं बताएंगे। ये जो डेंड्राइट्स है, डेंड्राइट्स यही होता है, इसी में आप लोग को सूचना मिलता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है, ठीक है। 67 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आगे बात करते हैं 68 नंबर क्वेश्चन में, आगे बात करेंगे 68 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि अनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था। तो अनुवांशिकता का जो सिद्धांत था वो किसने था, ग्रेगर जॉन मेंडल ने प्रस्तावित किया था, ठीक है। ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, अनुवांशिकता का। चलिए आगे बात करते हैं 69 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की, प्रकाश अभिक्रिया निर्भर करती है जल पे तो करेगी, सूरज की रोशनी पे भी करेगी, क्लोरोफिल पे भी करेगी, यानी इनमें से सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है यहाँ पे, ठीक है। चलिए ये तो हलवा क्वेश्चन था, बहुत ही हलवा। अब देखो यहाँ पे ध्यान से बात करते हैं कि गुर्दे में उत्पादित मूत्र मूत्राशय में जाता है, ठीक है। गुर्दा का मतलब क्या होता है, तो गुर्दा का मतलब हम आपको समझा दें, यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, ये होता है किडनी, ठीक है। गुर्दा का मतलब जो होता है वो किडनी होता है। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, तो वृक्क बोलेंगे, ठीक है, वृक्क बोलेंगे गुर्दा को, किडनी, ठीक है। इसमें जो मूत्र बनेगा, इसमें जो छनाएगा, छनाने के बाद बनता है ना, रक्त को साफ करता है तो पानी को भी साफ करता है, तो इसमें जो गंदा पानी निकलता है उसी को तो मूत्र बोलते हैं। तो मूत्र कहाँ चल जाता है, मूत्राशय में। तो मूत्र मूत्राशय में जाता है किससे होकर, मूत्र मार्ग से, मूत्रवाहिनी से, ए और बी दोनों से, इनमें से कोई नहीं। भाई कंफ्यूज नहीं होना, चलो मैं बता देता हूँ, ये मूत्र मार्ग है, ये लड़का का है, ठीक है, मूत्र मार्ग, समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे जो होता है कनेक्ट रहता है मूत्र मार्ग, सॉरी 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 मैं गलती बोल दिया, ये मूत्राशय बनाया था मैंने, सॉरी। चलो देखो, ये मूत्राशय है, मूत्राशय मतलब मूत्र को जमा करने वाला जगह, और यहाँ पे जो है ऐसे करके कनेक्ट रहता है, और एक इधर से कनेक्ट रहता है। आप लोग को पता है ना किडनी क्या रहता है, दूगो, तब ना तब आईफोन खरीदने का बात करता है, दूगो किडनी में से एगो बेच देंगे। ये जो किडनी है, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में वृक्क बोलते हैं, ठीक है, जो कि गुर्दा भी कहलाएगा, गुर्दा, ठीक है, ये भी किडनी है यानी वृक्क है, ठीक है। तो इससे जो जुड़ा हुआ है, यहाँ पे आपको पेशाब करने के लिए जो जगह दिया रहता है, ठीक है, ये है आपका नर जनन अंग। वैसे नर जनन अंग पूरा बनता है, सिर्फ इतना ही नहीं है, ये पूरा लेके बनना चाहिए। इसमें आपका अंडकोश में जो रहता है, वृषण रहता है, उसको भी बोलते हैं साथ में। अब यहाँ पे जो दे दिया गया है मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन क्या है। ये मूत्राशय है, ठीक है। यहाँ जो रहता है, जो आपको जहाँ से पेशाब निकलता है, उसको बोलते हैं हम लोग मूत्र मार्ग। ये जो है इसका नाम मूत्र मार्ग होता है।
और यहाँ देखो ब्रिक यानी गुर्दा से कनेक्ट है मूत्राशय, ये इसको हम लोग बोलते हैं मूत्र वाहिनी। ठीक है, दोनों है, दो है, मूत्र वाहिनी। बात समझ में आ रहा है? तो क्या बोल रहा है कि गुर्दे में, यानी ये गुर्दा है, में उत्पादित मूत्र मूत्राशय में, यानी मूत्राशय में किसके द्वारा जाता है? तो मूत्र वाहिनी द्वारा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा, मूत्र वाहिनी से जाता है। ठीक है, किससे जाता है भाई? मूत्र वाहिनी से जाता है। चलिए, ऑप्शन नंबर बी आपका कंप्लीट हो गया, मतलब कि 70 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगला बात करेंगे 71 नंबर क्वेश्चन में कि रक्त क्या है। तो रक्त क्या है भाई? संयोजी उत्तक है, यानी उत्तक है। रक्त जो है वो क्या है? उत्तक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो गया। 72 नंबर क्वेश्चन में बात करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा अगर समझना चाहते हैं तो आप समझ सकते हैं। देखो, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल से बताते चलता हूँ कि पूरा पूरा क्लियर हो जाए। यहाँ पे देखो, ये फूल बनाते हैं, गुलाब का फूल। तो लोग को तो बहुत अच्छा से याद होगा गुलाब का फूल, है ना? ये गुलाब का फूल हो गया। ठीक है, मान लीजिए ये डंठल हो गया। अब यहाँ पे एक जो पत्ता जैसा नहीं रहता है नीचे, ठीक है, हरा हरा रंग का, वो रहता है। बात समझ में आया? उसके बाद आपको यहाँ पे बता देता हूँ, कोई कोई गुलाब जो होता है, अब सब गुलाबे का फूल का बात नहीं कर रहे हैं, हम जो मेरे को फूल याद था बना दिए। यहाँ पे ऐसे ऐसे करके बहुत सारे छोटा छोटा नहीं रहता है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये जो बनाया हुआ है इसको बोलते हैं हम लोग पुमंग। क्या बोलते हैं? पुमंग बोलते हैं। और ये जो है इसको जयांग बोलते हैं। हम आपको अभी समझा देंगे जयांग क्या होता है। ये जो हरा कलर का है, ये जो हरा कलर का है, इसको हम लोग बोलते हैं पुष्पासन। ठीक है, पुष्पासन, जो कि हरा रंग का होता है। उसके बाद ये जो है बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज जो कि रंगीन होता है, और ये दलपुंज है, दलपुंज। ये दोनों सहायता कर रहा है ना, यानी सहायक अंग हुआ। उसके बाद पुमांग और जयांग जो होता है, ये होता है आपका जनन अंग। ठीक है, ये क्या होता है? जनन अंग होता है। अब यहाँ पे तुम सोचते हो कि भाई पुमांग से पुंकेसर कैसे आया? इसमें से सुनिएगा ध्यान से कि पुंकेसर के समूह को, ठीक है, पुंकेसर बहुत सारा रहता है, पुंकेसर के समूह को क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं। उसी तरह से यहाँ पे देखिएगा स्त्री केसर, स्त्री केसर के समूह को यहाँ पे जयांग कहते हैं, जायांग। क्लियर है ये बात? तो ये पुंकेसर कैसा है? तो ये देखो, यहां से जो उठा के लाया, ये जो है, ये एक उठा लो, ये पुंकेसर हुआ। ये जो हुआ ये पुंकेसर हुआ। पुंकेसर में दो भाग होते हैं। ये जो होता है इसको हम लोग तंतु बोलते हैं, और दूसरा जो होता है इसको हम लोग पराग कोश बोलते हैं। पराग कोश में ही परागकण रहता है। पराग कोश में ही क्या रहता है? परागकण रहता है। ये एक हुआ, ये दो हुआ, परागकण रहता है। तो पुंकेसर जो है, पुंकेसर के समूह को ही तो हम लोग क्या बोलेंगे? पुमंग। प से पुमंग, प से पुंकेसर और प से पुरुष। तो पुरुष का जो, यानी नर का जो प्रजनन अंग होगा वो पुंकेसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। अब स्त्री में बात कर लेते हैं। तो स्त्री में जो जयांग बनाता है, स्त्री केसर जो होता है वो होता है। तो स्त्री केसर देखो, इसमें से एक उठाओ, जयांग जो है स्त्री केसर के समूह को बोलते हैं, एक उठाओ, इस तरह से जो होता है, इस तरह से। यहाँ पे इस तरह से रहता है फैला हुआ। ठीक है, नीचे जगह रहता है ज्यादा, थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा जगह रहता है। ये जो होता है उसको हम लोग अंडाशय बोलते हैं, अंडाशय बोलते हैं। इसको वर्तिका बोलते हैं, वर्तिका। और ये जो होता है वर्तिकाग्र होता है, वर्तिकाग्र। बात समझ में आया? तो यहाँ पे एक, दो और ये तीन, तीन भाग होता है। अंडाशय सबसे नीचे होता है, अंडाशय जो होता है ऐसे नीचे होता है, इसी में ओव्यूल रहता है। ठीक है, इसी में क्या रहता है? ओव्यूल रहता है। ठीक है, जिसको हम लोग बीजांड भी बोलते हैं, बीज इसी में बनता है। तो आपको ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा भाई? तो जितना भी हम समझाए समझ में आ गया? फिर से मैं एक बार बोल देता हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा कि पुष्प में नर प्रजनन अंग क्या है? नर मतलब पुरुष, नर मतलब पुरुष। तो प से पुरुष, प से पुंकेसर, पुंकेसर में ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। 73 नंबर क्वेश्चन में बात कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये तो आपको याद करना है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये किनके द्वारा लिखा गया था? ठीक है,
तो ये किनके द्वारा लिखा गया था, समझिएगा ध्यान से। ये जो लिखा गया था चार्ल्स डार्विन, ठीक है, ये जो लिखा गया था किसके द्वारा लिखा गया था, चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। चलिए आगे बात करते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन में हम लोग मंजिल के पास पहुंचने वाले हैं कि मानव आहार नाल में, ठीक है, समझिएगा ध्यान से कि मानव आहार नाल में सबसे लंबा भाग क्या है। तो देखो कहने का तो यहाँ पे नाम छोटी आंत है, लेकिन यही सबसे लंबा भाग है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। आहार नाल कहाँ से शुरू होता है, मुख से लेके पिछोरा तक, ठीक है, पिछोरा समझ रहे हो ना तुम लोग। हाँ, तो ये होता है मल द्वार, समझ में। चलिए, तो अगर हम बात करेंगे 75 नंबर क्वेश्चन में, तो क्या होगा, क्या होगा, बोलो ना क्या होगा। निम्न में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, मादा जनन तंत्र का भाग कौन नहीं है। तो चलो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक पिक्चर बना के बता देता हूँ कि मादा जनन तंत्र का भाग कैसा होता है। थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है तो इसको ठीक कर लेते हैं। ये हानि यहाँ, चलो साइड का पूरा मिटा ही लेते हैं। ठीक है, यहाँ से ये रहता है ऐसे करके, और यहाँ पे अंडा से रहता जुड़ा हुआ, और यहाँ पे ऐसे रहता है, यहाँ पे अंडा से रहता है, इससे कनेक्ट रहता है, इससे कनेक्ट रहता है, ठीक है। सुनिएगा ध्यान से, ये जो होता है ये आपका मार्ग होता है जहां से मतलब कि जो नर का जनन अंग है वो प्रवेश करता है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो ज्यादा नहीं समझा सकते, तुमको मन है समझना है समझो, नहीं समझना है नहीं समझो। यहाँ पे जो होता है इसको अंडाशय बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अंडाशय बोलते हैं, ठीक है। दो अंडाशय होता है। अंडा किस में होगा भाई, मुर्गी में, मुर्गी स्त्री है यानी स्त्री में। अंडाशय किस में होगा, स्त्री में होगा, ठीक है। उसके बाद ये जो होता है इसको हम लोग बिंब वाहिनी बोलते हैं, डिम वाहिनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिम वाहिनी यानी फिलोपियन ट्यूब, ठीक है, फिलोपियन ट्यूब बोलते हैं। और ध्यान रखना फिलोपियन ट्यूब में ही निषेचन होता है, जो मिलता है जैसे शुक्राणु, यहाँ से देखो शुक्राणु इसमें गया, ठीक है, इसमें गया, यहाँ पे एक में से अंडा निकलेगा, यहाँ पे निषेचन होगा। तो डिम वाहिनी यानी फिलोपियन ट्यूब में ही निषेचन होता है, और यहाँ पे फिर बच्चा आके इंस्टॉल होता है, यानी बच्चा का जो विकास होता है वो कहाँ होता है, तो वो होता है आपका गर्भाशय में, इसको गर्भाशय बोला जाता है। देखो ध्यान से, गर्भाशय भी इसी में है, महिला में ही है। अंडाशय भी अंडाशय भी महिला में है, और डिम्बाहिनी भी महिला में है, बस शुक्रवाहिका नहीं है। शुक्र है कि तुम लड़का हो ऐसे कहा जाता है, लड़की भी बहुत अच्छी है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है कि आ, मतलब शुक्रवाहिका जो है मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, ठीक है, क्लियर है ये बात। 75 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। हम लोग चलते हैं 76 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। भाई हीमोग्लोबिन किस में नहीं होता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन किस में नहीं होता है, तो मक्खी में नहीं होता है। मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, इसी कारण उसका खून लाल रंग का नहीं दिखाई देता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन में आपको लाल रंग का वर्णक होता है। हीमोग्लोबिन हम लोग में उपस्थित होता है, हम लोग के खून में उपस्थित होता है, जिसके कारण हम लोग का खून लाल दिखाई देता है। बट कभी कभी देखते हो कॉकरोच मर जाता है या मक्खी मर जाता है, उसमें लाल नहीं दिखाई देता। तुम कहोगे मच्छर, तो मच्छर में जो खून रहता है वो इंसान का रहता है, वो कहीं से काट के खा के आता है, ठीक है। चलिए देखिए 76 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हम लोग बात करेंगे 77 नंबर क्वेश्चन में कि मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं का जीवन अवधि कितना होता है। तो होता है 12 से 20 दिन, ठीक है। श्वेत रक्त कोशिका का, ठीक है, 12 से 20 दिन होता है, 12 से 20 दिन होता है। और अगर लाल रक्त कोशिका का बात करें, लाल रक्त कोशिका का होता है 120 दिन। देखो एक एक दो दो मिला दो और ये 0, यानी 120, 12 से 20, क्लियर है ये बात। तो लाल रक्त कोशिका का जो जीवन अवधि होता है 120 दिन का होता है। आगे बात करेंगे 78 नंबर क्वेश्चन में कि प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई है। माइक्रोग्राफिया जो है वो लिखा गया है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट लड़की से देखते हैं, रॉबर्ट भी लगाती है, हुक भी लगाती है, तो रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया, रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखा गया। 78 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।
हम लोग बात करेंगे 79 नंबर, पौधे और पशुओं में कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? कोशिका विज्ञान कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। 80 यानी लास्ट क्वेश्चन है, अंत भला तो सब भला। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिए कि पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो स्टार्च के रूप में जमा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। तो मैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डालने का कोशिश करूंगा। आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा, और मे भी अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच।